कंफ्यूज्ड पेरेंटिंग, बेटा बहू शुड नॉट स्टे विद द पेरेंट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो घर घर खेलना चाहती है, सास मिडिल क्लास बच्चे पैदा नहीं करने में डर रही है, तो तुम इससे ज्यादा बुरी चीज क्या हो सकती। बेटी बचाओ, वेरी गुड, बहुत क्लैपिंग। बेटी पढ़ाओ, वेरी नाइस। अब आगे आगे क्या, घर संभाल। बच्चा अगर डिस्कस कर ले प्रॉपर्टी तो लगेगा लालची है। अरे प्रधानमंत्री कोई बन जाए, तुम्हारी लाइफ 4 जून को चेंज नहीं होने वाली घर की। तुम्हारी माँ का रोज मुंह बनता है, शाम को सत्संग में चली जाती है वो कि बहू आके सब्जी बनाएगी। अब आप शादीशुदा है ना, मेरे बहुत काम के आदमी नहीं है। पावर में इतना मजा है कि इतना शायद बाढ़ करने में भी मजा नहीं है। ये चीज को आके खुल के बोल के बताता नहीं। इंसान मूर्ख होता है, उसकी मूर्खता का फायदा उठाया जाता है। नौकरी में अच्छा करने की बीमारी तो बिल्कुल छोड़ दो, बैचलर हुड की आरती नहीं उतारनी चाहिए। हमने सबका ठेका ले रखा है, हम तो जो हमारा सब्सक्राइबर है उसने बताओगे। ये जो धृतराष्ट्र की तरह हो चुके हैं ना सारे 70 साल वाले, क्या हो रहा है घर में, क्या हुआ, कौन चिल्लाए, सब पता है क्या हो रहा है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। सर, मिडिल क्लास की क्या दिक्कत है? मिडिल क्लास की या किसी भी इंसान की दिक्कतें होती हैं। एक होती है जो घर से बाहर की है, घर से अंदर की हैं। तो मिडिल क्लास की घर से बाहर की जो दिक्कतें हैं, घर से बाहर की पे बाद में आते हैं। मैं फंडामेंटल जो माइंडसेट की प्रॉब्लम है ना, जो घर की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उससे शुरू करते हैं। तो घर की प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा क्या हो रखा है, मिडिल क्लास जो आज के दिन हो रखी है, उसका जो सोर्स, अगर हम जाएं सोर्स पे जाएं तो सोर्स वर्ड इज़ कंफ्यूज्ड पेरेंटिंग। जो भी 1950s और 1960s के पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे 1980s 90s की पैदाइश हैं, जो वो बच्चे, उनके जो वैल्यू सिस्टम्स हैं और जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो एक पर्टिकुलर देश था जब हमारा, जो चलते थे, वो ओवर अ पीरियड टाइम चेंज नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल, मॉडर्न टाइम में जो सूटेबल होता है अमेरिका का वो ले लो, फिर संस्कार अपने पकड़ लो। भाई पकड़ना है अमेरिका का, पकड़ना है तो सारा ही पकड़ो ना। 18 साल में घर से बाहर कर दो, नहीं बाहर भी नहीं होता बालक कि ओ पीटर गो एंड डू योर थिंग, ठीक है। उसके बाद पीटर ने जो करना है कर लेगा। जहाँ पढ़ना है, स्टूडेंट लोन लेना है, ब्याह करना है, 6 ब्याह करने, लिविंग इन रहने, कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इंडियन मिडिल क्लास का ऐसा है कि बेटा वी आर बेटा या बेटी करके व्हाट एवर यू वांट टू डू। तो 18 साल में बच्चे को जो करना है वो अलाउ कर देंगे। कन्फ्यूज पेरेंटिंग इसीलिए बोल रहा हूँ, और आप बताना ये बात आपको ठीक लगी नहीं करके। कन्फ्यूज पेरेंटिंग है 18 साल के बाद, बेटा तुझे जो जहाँ ज्वाइन करना है कर ले। हालांकि वहाँ भी पहले करते थे कि नहीं तू इंजीनियर बनेगा ही बनेगा, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे और आके ना गुड पेरेंट्स बनने के चक्कर में वो हो गए हैं कि नहीं नहीं हम ना बताएं, हम लेट हिम डू दैट, ठीक है। क्योंकि एक तरह डाउट भी है कि पता नहीं क्या करेगा, तो भाई जो करना है कर ले। 18 साल का बच्चा डिसाइड कर लेगा कि उसे क्या करना है, जबकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली पेरेंट उसको ये राइट नहीं दे रहा कि भी तुझे जो करना है, उसे खुद ही नहीं पता क्या करना है, ठीक है। उसके बाद वही बच्चा जब 25 साल का होगा, मान लो उसने कुछ कर लिया, लेट से हिट हो गया, 7 साल में कहीं सेट हो गया, वो 25 26 27 का जब हो जाएगा ना, तब बोलेंगे ब्याह किससे करेगा, ये हम बताओगे। तो 18 साल का बच्चा को अलाउ कर रहे हो कि जो तुझे करना है तू कर ले, पर 27 साल 26 साल का लड़का लड़की से शादी किससे करेगा वो हमसे पूछना, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है आज के दिन। तो हर जगह विरोधाभास हो रहा है पेरेंटिंग का आज के दिन। जैसे मेरा एक मुहिम है कि मैं कहता हूँ लड़का जो है, बेटा जो है, और बेटा बहू, मेरा एक वीडियो था बहुत हिट हुआ, बेटा बहू शुड नॉट स्टे विद द पेरेंट्स। इसमें मैं दामाद और बेटी भी बोलता हूँ, लेकिन दामाद बेटी तो 1% है ना, रहना तो अभी भी इंडिया का कल्चर तो ये है ना कि बेटा रहेगा। वो मेरी मुहिम है, ठीक है। क्योंकि तो आप ये तो कहेंगे लोग कि आप फैमिली को तोड़ने की बात कर रहे हो। वही वही वाली बात है, एक होता है चीज़ को तोड़ना, ठीक है, एक होता है, मैं क्या बोलता हूँ, पास रहो। भाई सेम सोसाइटी में रह लो, सेम फ्लोर ऊपर नीचे रह लो, अलग फ्लैट ले लो, आगे पीछे ले लो, कोठी में ऊपर नीचे ले लो, ठीक है, सेम मोहल्ले में रह लो, सेम सेक्टर में रह लो, सेम शहर में रह लो। यही कह रहा हूँ मैं ये नहीं, हमें तो साथ ही रहना है, एक छत के नीचे रहना है। खाना खाने का जो है लोगों का टेस्ट होते हैं एक उम्र के साथ वो चेंज होते हैं। जो घिया लौकी खाता है उसे राजमा छोले नहीं खाए जाते, और जो यंगस्टर है वो तो राजमा छोले खाएंगे। वो अलग बात है कि जो नई बहुएं आ रही हैं उन्हें कुछ बना आता बनाना, ठीक है, लेकिन सास तो भैया वही बनाएगी जो उसका पति, और वो खाएंगे।
फिर बोलते हो अच्छा नहीं लगता, स्विगी जोमेटो करते फिरो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा सोर्स है कि मैरिटल कंसल्टेशन में रीजंस बहुत बोल देते हैं, मेरी सास मुझे प्रताड़ित करती है, या बनती नहीं हमारी, या कलेश हो है रोज। द क्वेश्चन इज कि भाई आप उस एक सेटअप में रह क्यों रहे हो? आपको अलग रहना है। अब अलग रहने में क्या है, कहते हैं घर तो नहीं ले सकते, 2 घर महंगे पड़ते हैं, तो भाई किराए पे भी तो मिलते हैं। अब वो कहते हैं नहीं महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है। तो यहाँ मैं बोलना चाहूँगा जिसकी जो ज़रूरत होती है ना, महंगाई तो बहुत है, पर जो दारू पीने वाला होता है वो पी लेता है ना, जिसकी जिस स्टैंडर्ड की पीनी है, क्योंकि उसकी कोई चॉइस नहीं है। मैं नशा करने को नहीं बोल रहा किसी को। आप ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे आपने कहा कि अलग रहना चाहिए, आपने बताया कि जैसे खाने की दिक्कत आती है, अब टेस्ट अलग है, इस जनरेशन का टेस्ट अलग है, उस जनरेशन का टेस्ट अलग है, तो एक ये दिक्कत आ गई, बिल्कुल प्रैक्टिकल दिक्कत है। प्रैक्टिकली मैं प्रैक्टिकल से पहले मैं एक आइडियोलॉजिक वाली चीज़ बताता हूँ। ह्यूमन बीइंग की एक बेसिक प्राइवेट स्पेस लेने की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। अगर आप एनिमल्स की तरह अगर कोई रह रहा है, या एनिमल्स ही रह रहे, तो देर इज नो स्पेस की, डिफरेंट स्पेस की रिक्वायरमेंट। आज आप कहीं भी चले जाओ गरीब एरिया में, जो बहुत गरीबी है जहाँ पे, ठीक है, तो उनको मजबूरी में रहना पड़ता है। ऐसे नहीं रहते, हम भाईचारा बनाने के लिए नहीं रहते। है ही 1.5-2 कमरा और है 7-8 लोग। मुंबई में देख लो, चौलों में, या कहीं देख लो। तो मैं ये कह रहा हूँ मिडिल क्लास का, जब मैंने बोला कंफ्यूज पेरेंटिंग, कंफ्यूज, उसमें यही है कि अभी आपके पास सामर्थ्य आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो घर घर खेलना चाहती है सास, क्योंकि कुछ 60 साल से 90 करने को कुछ नहीं है ना। अगर वो आगे दिखेगा ही नहीं तो कंट्रोल कैसे होगा, टाइम कैसे पास होगा, दिन कैसे निकलेगा? यही चीज़ अगर बगल में रह रहे हैं, तो अगर बगल में रह रहे हैं तो किसी के तबीयत खराब हुई, अस्पताल की ज़रूरत पड़ी, किसी को अपने बच्चे को छोड़ के जाना है दादा दादी के पास, छोटे बच्चे को मेड के साथ हेल्प करा के, तो आपका प्राइवेट वो स्पेस भी है। मैं यहाँ पे ये जो बात बोल रहा हूँ, इससे बुजुर्गों की भी बहुत सैनिटी रहती है, बिकॉज 50 से 70 ईयर्स की एज में बुजुर्ग जो होता है, बुजुर्ग कह लो या जो भी 50 to 70 का जो इंसान है, बहुत यूज्ड फील करता है। उसको लगता है अगली जनरेशन तो मेरे मज़े ले रही है, मेरे को बच्चे छोड़ के, हमें तो घूमने जाना था। घूमने जाना नहीं है उन्हें कहीं, लेकिन हमसे तुम काम करा रहे हो। ये नहीं सोच रहे कि भाई 70 से 90 ज़रूरत पड़ेगी, तो अपना दूर रह लो, अपनी इंडिपेंडेंट भी चलाते रहो, क्योंकि उसमें क्या ना जजमेंटल काम नहीं होता। क्योंकि होता क्या, जब साथ रहेंगे तो जज तो करें, क्या पहना है, कितने बजे सो के उठी, कितने बजे सो रही थी, भाई तुम्हारा तो म्यूज़िक है। अब सुबह सुबह कोई अपने रिलीजियस सॉन्ग्स लगा ले, किसी को नहीं सुनने सुबह। कोई शाम के टाइम पे सत्संग करके आए, या कोई उस तरह का लगाए, कोई बोले भाई मुझे तो 8 बजे सोना है, दूसरों के फांसी फिट कि तो 8 बजे सो जाएंगे। किसी को अपने फ्रेंड्स घर पे बुलाने हैं। आज के दिन रिवाज है कई लोगों का दरवाज़ा बंद करने का, क्योंकि रीज़न है एसी आ गए। अब बुजुर्गों को लगता है दरवाज़ा बंद कर रखा है, बदतमीजी कर रखी है, तुम तो कभी खोलते ही नहीं, क्योंकि उनको उतनी गर्मी लगती नहीं शायद से। तो छोटी छोटी चीज़ों पे यही सारे लड़ाई झगड़े के मसले हैं। और इससे क्या है, इंडिया का जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि फैमिली की ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि कलेश हो रहा है। जब तक वो बच्चा अलग से अपना घर लेने की उसके अंदर से नीयत नहीं आएगी, वो मेहनत भी कहाँ करेगा? आइडियली मेरे हिसाब से तो होना चाहिए कि माता पिता का घर है, जो भी है सेटअप, उसके बगल में बच्चों का है, बच्चों में बीवी भी काम कर रही है, पति भी कर रहा है, अपना घर अपने नाम करा रहे हैं, और बच्चों की मदद माँ बाप कर रहे हैं, और पास भी रह रहे हैं। 365 डेज में 178 डेज इंट्रैक्शन भी है, बाकी कुछ दिन नहीं भी है भाई। मतलब पास भी हैं और थोड़ा दूर भी हैं। 4-5 दिन वो जो बुजुर्ग कपल है उनको घूमने चला गया, पीछे से चाबी लेके मेड से साफ सफाई करा ली, सेफ्टी सिक्योरिटी होगी घर की, एक आदमी दूसरा यहाँ सो गया, जो भी, एंड वाइसे वर्सा। पास रहने में बहुत स्वाद है, कोई तोड़ने की बात नहीं कर रहा। अब ये मोबाइल है, इसका ये मोबाइल है, इसका एक कवर है, पास पास है ना, घुस तो नहीं गया कवर इसके अंदर। अगर वो घुस जाए तो उसकी मतलब वो तो प्रोटेक्शन क्या हुई? अच्छा, इसमें अब ये भी, जैसे जो घर पे जैसे जो नई नई शादियां होती हैं, जिनकी लड़कियां आती हैं, बहुएं आती हैं, उनमें बहुत ये रहता है कि हम अब पहले क्या था, पहले सिर्फ घर का काम होता था, 60-70s की जो आपने बात की। अब जो 90s बोर्न है, जो अभी शादी हो रही है, उनको दोनों काम करने पड़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जो है वो भी आजकल यही है कि दोनों काम करें, बच्चों को भी देखें, फिर घर का भी काम करें, फिर बाहर भी जाएं। तो ये भी एक पेन पॉइंट है आज के जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में है। देखो बहुत सही बात कही आपने, पेन पॉइंट है। इसीलिए मैं एक फोकस लगाता हूँ, मैं कहता हूँ महिलाएं जो हमारी हैं, उन्हें जॉब करने से ज़्यादा मेरा फोकस रहता है पैसे कमाने में। मैं इसको थोड़ा क्विकली बताता हूँ।
22-23-24 साल की उम्र में आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, कोर स्किल सेट ले लिया। अब लड़कियां, क्योंकि नौकरी लगना में जो संघर्ष है वो ऐसा नहीं है कि आदमियों को ही संघर्ष है, महिलाओं को नहीं, वो संघर्ष तो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है। एग्ज़ाम निकालना है, इंटरव्यू देना है, उस संघर्ष में नौकरी लग रही है लेट। अब नौकरी भी ऐसी कोई 4 लाख की नहीं लगती स्टार्टिंग वाली, ऐसी ही लगती हैं जो भी जितने की लगती हैं, एवरेज 30 40 50 60 70। अच्छा स्कूल कॉलेज तो 60 70 80 लग गया, बड़ा शहर है तो भाई लाख हो गया। उसमें नौकरी लगने में इतना स्ट्रगल है कि वो महिला जिसकी लगती है ना, उसको पता है कि भी दोबारा तो नहीं स्ट्रगल कर सकती मैं, लग गई मेरी नौकरी, उसको अच्छा लगता है, फ़ोन ले लिया, इंडिपेंडेंस होगी। अब उसको पता है मेरी शादी होगी। अगर शादी होने में ही एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग रिक्वायरमेंट आ जाती है कि बच्चा करना है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो करना है। वो वाला प्रेशर में अब महिलाएं फील करती हैं, क्योंकि आपने जो बातें बोली बिल्कुल सत्य है। ये इशू हैं, दो काम और ये वाले बिल्कुल सही हैं, पर इसमें एक वो समाज की एक वो सास है जो शुरू में ही उसको फेल करना चाहती है कि भैया तेरी तो छुड़वा के रहूँगी, क्योंकि मेरी भी तो ऐसी छुट्टी थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कि तू कैसे काचे काट लेगी तू। वो सास पता है क्या सोचती है, कोई भी बहुत एंटी सास नहीं हो, ये सिस्टम ही ऐसा है। ज्योतिष में 8वां घर होता है ससुराल का, और 8वां घर हमेशा पीड़ा देता है। वो है ही बना ही ऐसे। अब वो तुम क्वीन एलिजाबेथ बन जाओ चाहे कुछ बच जाओ, सास बहू के लोग ऐसे ही कहते हैं कि भाई कुछ बन जाए तो क्वीन एलिजाबेथ भी हो जाए तो भी दिक्कत रहेगी। तो उसमें वो महिला जो है ना, वो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ाती है उसकी, नाराज़गियाँ दिखाकर, स्पेशली साथ रहते हैं। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को क्या बोला, साथ सबसे पहले मत रहो। तो उसमें क्या है ना, जो बर्डन है ना, बर्डन देखो ऐसा है, एक बेटा ना, एक पति अपनी वाइफ जो लेट हो रही है ऑफिस के लिए, उसकी सलवार प्रेस कर सका है, यारी दोस्ती है ना, मत। पर अगर यही उसकी माँ घर में है तो नहीं कर सकता, कहेगा अच्छा, उसे कर ही नहीं सकता, जीने नहीं देगी। हाय मेरे छोरे ने, इसने अपनी कुछ नहीं करी, ये तेरी कर, मतलब वहीं ख़त्म खेल। अगर उसकी वाइफ ऑफिस से आई है, वो पहले आ गया, उसको चाय बना सकता है। आपस में रिलेशनशिप है ना भाई, हस्बैंड वाइफ आर व्हाट फ्रेंड्स। जैसे कोई फ्रेंड होता है, तू ये कर ले, तू ये कर ले, अब मेरे से बर्तन नहीं होते, चल ठीक है तू ऐसे कर, सब्जी काट ले, नहीं ऐसे कर, तू बच्चे ने घुमा के लिया प्राइम में, भाई वो आपस में जो मर्जी डिसाइड करे सर्वाइव करने के लिए, पर वो सेटअप तो अलग देना पड़ेगा। तो अगर वो सेम सेटअप हो जाएगा तो उसमें 50 रूल आ जाएंगे कि रोहित तो ऐसे नहीं करेगा, रोहित के पापा ने नहीं करा, कभी किचन में नहीं जाएगा। और बच्चे को तो भाई तुम देख लो, पूरे दिन हम देखते हैं इस बच्चे को, और अब कुछ टाइम तो तुम देखो, अब कुछ टाइम तुम बच्चे को देखो, कुछ टाइम तुम नौकरी करके आ गई, कुछ टाइम तुम किचन में रहो, ये रहो, तो फाइनली वो लेडी वही सोचेगी जो है कि महिला, छोड़ना ये कलिश तो जाना नहीं कभी, तो वही छोड़ देती हूँ। पर अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो छोड़ने से क्या है, पहले क्या होता था कि वो छोड़ देती थी पहले की महिलाएं जो आज के दिन सास बनी हुई हैं, लेकिन उन्हें ये गारंटी रहती थी कि शादी ठीक रहेगी, डिवोर्स नहीं होगा, और लाइफ ऐसी कट जाएगी किसी तरह, समाज ऐसा था। आज के दिन ये भी गड़बड़ है। आपकी शादी मान लो डाउनहिल जा रही है, आपकी नौकरी भी छुड़वा दी, अब आप कहाँ के रहोगे? तो ये जो आप कह रहे हो एक मुद्दा है, और ये मुद्दा है इसीलिए लोग शादी करने से कतरा रहे हैं। ये हाल हो गया, यही सबसे बड़ी पेन है। मिडिल क्लास बच्चे पैदा नहीं करने में डर रही है, तो तुम इससे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या हो सकती है? गरीबों में ये प्रॉब्लम नहीं है, अमीरों में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा बना दिया गया। एंड ये पॉलिटिशियंस को भी सोचना है, जो इतने साल से पावर में हैं और रहना चाहते हैं, या वो कि देश की मिडिल क्लास को तुम लोग ऐसी जगह ले आए हो। देखो, नारी सशक्तिकरण बोलने से, बेटी क्या बचाओ पढ़ाओ और ये सब बोलने से, बेटी बचाओ वेरी गुड, बहुत क्लैपिंग, बेटी पढ़ाओ वेरी नाइस, अब आगे बेटी आपकी बच गई, बेटी पढ़ गई, अब आगे आगे नहीं, आगे क्या, घर संभाल, आगे भी तो है ना कुछ स्टोरी, आगे भी तो नारा दो ना। अब भाई कई साल हो गए, तो इसको बिना ज़्यादा पॉलिटिकल करे, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग। तभी ये जो नया कुछ निकल रहा है कि 8,500 रुपये कुछ दे देंगे, घर में भी काम होता है, तो एक तबके में वो हो रहा है। हालांकि मिडिल क्लास के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ये, लेकिन ये चीज़ हो रही है, और इससे कितनी महंगाई बढ़ेगी और वो सब चीज़ें होंगी, वो अलग वो होगा। लेकिन एज ए समाज, क्योंकि समाज में कोई चीज़ होती है वो पॉलिटिशियन पहले रिकग्नाइज करता है। पॉलिटिशियंस का अनफॉर्चुनेटली ये हमारे देश में सिर्फ लोअर क्लास की प्रॉब्लम्स ही देखते हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में वही सबसे बड़ा तबका है। मिडिल क्लास तो है ही नहीं। मिडिल क्लास तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही बता के बैठा है, मैं तो इसको वोट देने वाला हूँ। किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे चले जाओ,
किसी की डीपी देख लो, किसी का कुछ देख लो, आपको पता है वो किसका वोटर है, पहले ही पता है। परसेंटेज में वही बटा हुआ है, जो 37% आती है, एक की 20 आती हैं, वो अलग बात है, रेशो वैसा ही निकलेगा। पर उसने तो अपने पत्ते पहले ही खोले पड़े, तो उसको कौन, हाँ तू तो मेरा है ही, तो चल ठीक है, इसका ये देखो, ये देश को आगे ले जाओ, चाइना को पीछे करो। तो घर के अंदर की तो बात ही नहीं हो रही। घर के अंदर की क्या बातें हैं जो होनी चाहिए, नेशनल डिस्कोर्स में जो आनी चाहिए, जो पेन पॉइंट्स हैं जो एड्रेस करने चाहिए, सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली भी। इंडिया में शायद 1.5-2 करोड़ चैनल्स हैं यूट्यूब के, इंडिया में। किसी पर्टिकुलर लेवल के चैनल आप लगा लो तो होंगे 1 लाख, जो एक लेवल तक पहुंच गए, बाकी बहुत छोटे मोटे चैनल। उन 1 लाख चैनलों में भी देखोगे आप, पॉडकास्ट देख लो आप, जैसे जो फेमस हैं और भी बड़े हैं और जो हैं, सब बातें कर रहे हैं, सारी जनता बात करेगी पॉलिटिक्स पे, इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, पॉलिटिक्स, इन्वेस्टमेंट या कोई स्किल सेट पे, कोई बड़ी ग्रेट चीज़ पे। क्या बात नहीं हो रही है, जो मैंने शुरू में बताया था कि बाहर बाहर की बात हो रही, घर के अंदर की बात ही नहीं हो रही। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, नार्सिस्टिक ट्रेट्स इन द पेरेंट्स, अपने बारे में सोचना। जिस घर में आप देखना, ज़्यादा घरों में, जहाँ भी साथ रह रहे हैं, जिस घर के सदस्य पे ज़्यादा फोकस होता है, उस पे, मतलब ज़्यादा फोकस, थोड़ा नहीं ज़्यादा फोकस, वो सारी फुटेज खा जाता है घर की एनर्जी। पैसा कमा के ला रहा है 2 लाख रुपए एक लड़का, उस पर फोकस नहीं है। एक नई लड़की आई है शादी करके, उस पर भी फोकस नहीं है, खाना ठीक नहीं। एक बुजुर्ग होगा जिसकी तबीयत ख़राब हो रही होगी, और उसकी तबीयत 35 साल ख़राब रहेगी, कोई जा नहीं रहा इतनी जल्दी, मेडिकल साइंस किसी को जाने नहीं देगी, सारा फोकस बाबूजी पे या माताजी पे रहेगा, उनको बुरा ना लग जाए। इस देश में हम बहुत वो बोल देते हैं कि इंटॉलरेंस का वर्ड बोल देते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल, अरे अबे इंटॉलरेंस घरों में इंटॉलरेंस है, बाहर मारो गोली, बाहर रिलीजियस सेंसिबिलिटी हिट हो जाए किसी की, कुछ तो होना चाहिए बाहर पे। मैं चर्चा ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हमारा जो भी दुख है, मिडिल क्लास का कह लो या किसी का भी जो दुख है जीवन का, वो घर के बाहर क्या हो रहा है उससे बहुत कम आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन जो हमारी बाहर निकल रही है, घर रोड रेज की मैं बात करता हूँ, जो इंसान रोड रेज करता है, क्या उसको इतनी तकलीफ एक्चुअल में हुई कि उसकी कार में क्रोंच आ गई या कुछ हो गया? अरे वो अपनी बीवी की फ्रस्ट्रेशन, माँ बीवी की फ्रस्ट्रेशन, सास बहू की फ्रस्ट्रेशन, बॉस की फ्रस्ट्रेशन, पैसे की फ्रस्ट्रेशन, जहाँ वो मुंह नहीं खोल सकता वो वहाँ निकालता है। जो भी हमारे बाहर ये कलेश हो रखा है, जो हमें दिखता है इतना ज़्यादा, ये घरों से आ रहा है। जिसका घर शांत हो जाए ना, उसने कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन पावर में आ रहा है, उसे क्या, मेरा घर ही जन्नत है, बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया सेक्स मिलेगा, बढ़िया क्या बोलते हैं नींद आएगी, बढ़िया कपड़े धुलेंगे, खुद धोऊँ चेक, कुछ जो भी होगा। कभी भी तृप्त आदमी ना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान और वो होगी, रिलैक्सेशन होगा। वो कभी भी याद रखना, गुस्सा, मैं बहुत अच्छी एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो गुस्सा है ना, ये फियर की वजह से है। और मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर भी काम करता हूँ, हमारा धंधा भी, सारे धंधे अगर आप देखो फियर पे चलते हैं, बिना फियर के नोट नहीं निकलते। नहीं आपका स्टैंड डलवा लो, नहीं नहीं ये ख़राब हो सकता है, नहीं मर सकते हो, नहीं कुछ हो सकता है, नहीं करा लो, नहीं गाड़ी में आनी ठुक जाएगी, ये नहीं चेंज करा लो। तो जब तक कोई डराएगा नहीं, आप कुछ नहीं चेंज करोगे, टायर भी चेंज नहीं करोगे। तो भय मैन्युफैक्चर करी जा रही है इस देश में हर लेवल पे, ठीक है। पहले मैन्युफैक्चर करी जाती थी, जैसे माँ होती थी, जो स्टोरियाँ सुनी है, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, टिंडे खा ले नहीं तो डॉगी आ जाएगा, रो मत नहीं तो पुलिस वाला आ जाएगा। तो वो बड़ा हार्मलेस है ये, पर ये कंट्रोल के लिए डर पैदा करना ज़रूरी है। यही डर पैदा घरों में किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। तुम ऐसे करोगे तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अब प्रॉपर्टी तो दादाजी की है, सारी पापा जी ने थोड़ा ना कमाई है, पर वो पापा जी के पास में है। पापा जी के 2 बेटे हैं या 2 बेटी हैं, बेटा बेटी है, जो भी कॉम्बो है, ठीक है। अब वो भाई तुम देख लो, अब वो बेटा जो 40,000 कमा रहा है, 50, 60, 1 लाख लगा लो, भाई 1 लाख कमाने वाला 50,000 बचा लेगा, ज़्यादा कंजूसी करेगा नहीं तो खर्चा तो एक में भी नहीं गुजारा हो रहा। पर मैं आर्गूमेंट से एक बोल देता हूँ आपके लिए, 50,000 तो भाई साल के 6 लाख हो गए, 10 साल के 60 लाख हो गए, 20 साल के 1 करोड़ 20 लाख हो गए। 6 करोड़ के बिल्डर फ्लोर में रह रहे हैं दिल्ली में, खरीदा नहीं है, हो गया है, हो गया है, कमाया नहीं है। एक्चुअली तो दादाजी का घर था,
उसमें फिर फ्लोर बट गए। अब वो राजेंद्र नगर में है 200 गज का, अब वो 6 करोड़। और यहाँ मैंने कितना कैलकुलेशन किया 20 साल में, तो वो 6 करोड़ का आधा कटेगा तो 3 करोड़, वो आज के रेट पे। यहाँ 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख का है, और बचता नहीं है, आपको भी पता है। 50,000 किसी के बच रहे जो लाख कमा रहा है, टैक्स भी जा रहा है, खर्चे भी हो रहे हैं, कहाँ बच रहा है इतना मामला। तो वो बच्चा मुंह ही नहीं खोल सकता। मैंने कभी बनाया था, दोबारा से सिखाऊंगा, आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस है इंडिया में। आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस है कि इनहेरिटेंस कभी इंजॉय करने को मिलती ही नहीं। 90 का बाप जाएगा 60 वाले को दे जाएगा, वो ऐसे बैठ जाएगा उस पर, वो 90 तक बैठेगा, ये 60 हो जाएगा, और बोलेगा बेटा हमारे पास जो करना है कर लेना। क्योंकि मैं रियल एस्टेट को भी, मेरा यूएसपी है, मैंने जोड़ा है इन सब चीज़ों को, सब लिंक्ड है। रियल एस्टेट में फैमिलीज टुडे आर लूजिंग लैक्स ऑफ रुपीज़ इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन ए ईयरली बेसिस बिकॉज ऑफ आपस का मन मुटाव। कैसे? डिस्कस ही नहीं करते। बच्चा अगर डिस्कस कर ले प्रॉपर्टी तो लगेगा लालची है। अगर बच्चा बोले पापा जी वो वाली जो मारी वो कुछ हो तो रहा नहीं उसका, तो अच्छा 20,000 किराया आ रहा होगा, तुम्हें तो उनको तो ऐसी मिली थी। पर वो कह रहा है यार ये 1.5-2 करोड़ की चीज़ है, 20,000 किराया आ रहा है, 2.4 रेंटल यील्ड 1.2, इसको बेच के गुड़गांव में वहाँ पे एक छोटा फ्लैट पुणे में 60 लाख का ये ऐसे ऐसे कर लेते, एक 60 लाख की चीज़ लेते, 50 की, उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगी, उनकी रेंटल यील्ड भी 5 से 6% है, और ऐसे ऐसे हो जाएगा, और आप ही के नाम पर रख लेंगे ना, कौन संभालेगा उसे। वो पावर को नहीं देना चाह रहे। आधी दिल्ली उल्टे सीधे पेपरों पे बैठी है, दिल्ली का एग्जांपल लूँ प्रॉपर्टी के, और वो माँ बाप हैं आज के दिन, तो कब्जा है, वहाँ बैठे हो तो आपकी है। पेपरों का ऐसा ही काम है जो वहाँ से आए थे। मजाल है कि अपने रहते रहते उसने ठिकाने लगा दे राजी खुशी की, और अपने नाम पे कुछ ले लें, एक साफ़ सुथरी चीज़ जहाँ प्रॉपर अलॉटमेंट लेटर और रजिस्ट्री हो जाए, मजाल है। सो हमारे बात देख लेना। उसके बाद जब देखने जाते हैं तो पेपर ऐसे आता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, येलो से पेपर, पता नहीं वल्द दिस नाम दिस आधों में उर्दू में लिखा हुआ है ओरिजिनल पेपर, और वो कहते भाई ये फिर मामला ऐसे ही, फिर वो सारा सिस्टम है हमारा उसको बेचने का। और एक आधा किसी और ऐसे लोगों को पता चल जाए ऐसे वाली है तो फिर देख लो उसका क्या है। और आधे तो किराएदार ऐसे हो जाते हैं, किराएदार को प्रॉपर्टी कब्जा करवा देंगे पेरेंट्स, बच्चों को नहीं करवाएंगे कि बच्चे हमसे धोखा दे के ना जा सकें, हम ये मौका पड़ोसियों को दे देंगे। ये मैं बड़ा सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, पर मेरी कंसल्टेशन में डेली बेसिस पे केस आ रहे हैं, मेरे को सपने नहीं आ रहे। ये काम करता हूँ मैं, गाइडेंस करता हूँ मैं लोगों का एज ए प्रोफेशनल, कि भाई क्या लूटेगा तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी प्रॉपर्टी है तुम बेच दो, प्रॉपर्टी बेच के सिंस उसका एक्सपोजर ज़्यादा है जाके कुछ और कहीं खरीद लो, और उसको ढंग से ओनरशिप ले लो, वो ढंग से उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्या दिक्कत है तुम्हें? करते क्या है फिर, ये बैठे रहते हैं 60 से 80 साल में क्या होता है, दिमाग में थोड़ा सा लगने लगता है आदमी के कि यार चीज़ें समझ नहीं आ रही, और फिजिकलिटी गिरने लगती है, और एक और एहसास भी आता है कि यार इन बच्चों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा अब तो, क्योंकि एक्चुअली अब वो बच्चा जो है, ये आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस है, वो बच्चा भी 50 का हो गया, 80 के आप हो गए हो, तो अब आप उसको 51-52 में उसको बोलते हो अब तू कर ले क्या करना है, वो वेट करेगा गुड़गांव जो रेट है वहाँ से, वहाँ 6,000 फुट से 18 हो गए तेरे, तो प्रॉपर्टी के हुए बैठे, वो कहता है अपनी बाप तू ही रख ले, और सेवा भी अपनी खुद ही करा ले। फिर बोलो हाँ बच्चे तो बड़े गंदे हैं। वो क्यों बैठा अभी 20 साल, उसको नहीं आइडिया था कि क्या होगा, 80 साल तक बैठा, अब वो बोल रहा है जो करना है कर ले। और ये आप उनकी 20 साल की कमाई से 5 गुना का खेल है। पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे यूक्रेन, पुतिन, धर्म, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, बीजेपी, कांग्रेस, वोट, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये अरे प्रधानमंत्री कोई बन जाए, तुम्हारी लाइफ 4 जून को चेंज नहीं होने वाली घर की। तुम्हारी माँ का रोज मुंह बनता है, शाम को सत्संग में चली जाती है वो कि बहू आके सब्जी बनाएगी, तुम्हारे घर का कलेश वही रहेगा। तुम यहाँ पूरा फोकस लगाए बैठे हो किसकी कितनी सीट आएंगी, किसी की कितनी मर्जी सीट आ जाए, तुम्हारी लाइफ में कुछ बेटर होगा नहीं होगा विल बी डिसाइडेड बाय द एक्शंस यू टेक इन योर हाउस होल्ड। तो द फैमिली का जो हेड है ही शुड सिट एंड से कि हमारी फैमिली के क्या मुद्दे हैं भाई। हाँ प्रॉपर्टी है, हाँ हाँ हमें डर है बेटा तू बहुत लालची है, और तेरी बहू तो बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि पैसे की वो है, और हमारी धन तुम लूट लोगे, सीधी सीधी बात करो ना।
हमें ऐसा लगता है। फिर वो बोलेंगे नहीं पिताजी ऐसा नहीं है, हमारा प्रपोजल ये है कि ऐसे बिकेगी, बिक के चेक आप ही के अकाउंट में आएगा, आप ही अपने अकाउंट के चेक से आप ही एक प्रॉपर्टी लेंगे जो भी आपके नाम पे ही होगी, पर कम से कम उसको देखिएगा कौन? बोलो हम देखेंगे, लेकिन देखने के 10% पैसे लेंगे। साल का किराया आएगा 12 लाख, हम 1,20,000 लेंगे। बेटा बहुत अच्छा आइडिया, ले लो, तुम देख लो, किराया आपका जमा कराएंगे। तुम अभी किराए 20,000 आ रहा है, वो मांग 20,000 रहा है, और तुम्हें लाके 10 लाख दे रहा है। प्रॉपर्टी का कलर चेंज हो जाएगा, शक्ल चेंज हो जाएगी, रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, एप्रिसिएशन आ जाएगा। 20-20 लाख की एफडी पे बैठे हैं बुजुर्ग, 6% रेंट मिलता है, वो ब्याज मिलता है। लेकिन एफडी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? 20 लाख अगर एफडी है तो अगर उसका महीने का कुछ आपने ले लिया तो वो अगले साल भी कितनी 20 लाख की है। अगर मुझे उसको 21,20,000 की करना है तो मुझे महीने का कुछ नहीं लेना। प्रॉपर्टी में क्या है, आपने ले ली तो जितने की ली वो बढ़ेगी भी, कितने की बढ़े चाहे, और महीने का भी कुछ दे रही है। ये दोनों काम हो रहे हैं, ये काम आपके म्यूचुअल फंड में नहीं होते दोनों काम। मैं एक्चुअली इस पे आपके साथ एक अलग से एपिसोड करना चाहूँगा रियल एस्टेट का, कि आजकल काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन और अपना अपना कैंपेन चला रखा है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो और प्रॉपर्टी में मत लो, और ये सब खासकर मिडिल क्लास के लिए। देखो मैं तो मजाक करता हूँ इस बात में, हरियाणा वाले हैं हम तो, वो लोग बोलते हैं भाई खीर खाएगा या गुलाब जामुन, हम कहते हैं तेरे दो रेख का कटोरी है। तो भाई वाई नॉट म्यूचुअल फंड्स, वाई नॉट रियल एस्टेट, वाई नॉट रियल एस्टेट का रेंट गोइंग इनटू म्यूचुअल फंड। तो खैर इस पे एक अलग से बात करेंगे। अब जो यंग लोग हैं जिनकी मतलब 90s बोर्न है, 2000 बोर्न है, उनके सामने भी अब ये कंफ्यूज पेरेंटिंग, आपने कहा कि वो उस दौर से गुजरे हैं, अब वो भी कंफ्यूज्ड हो गए, ठीक है, तो वो उनको भी नहीं पता है एक्चुअली कि किस तरफ जाना है। तो उनके लिए क्या मैसेज है, नॉट जस्ट कि पेरेंटिंग कैसे करनी है बट जनरल लाइफ कैसे जीनी है? नौकरी पे फोकस करना है, शादी में भी कन्फ्यूजन है, नौकरी में भी कन्फ्यूजन है, किसको चेज़ करना है, पैसे को चेज़ करें, शांति को चेज़ करें। देखो इसमें बहुत सरल है ये। हुआ क्या है कि बच्चे हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। तो एक आपने हमेशा देखा होगा, एक पैटर्न देखा होगा कि जो पिताजी, मिडिल क्लास में स्पेशली जो पिताजी करते हैं वो बच्चा नॉर्मली करना नहीं चाहता। उसका रीज़न ये है कि उस बच्चे ने पिताजी को वो काम करते कभी खुश देखा नहीं। और जीवन की सच्चाई ये, आप काम कुछ भी देख लो, कर लो, उसमें भी कोई ऐसी बहुत खुशी नहीं होती, एक स्टेज के बाद मंडेन हो जाता है। जैसे आप इतने लोगों से, इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हो, पॉडकास्ट करते हो, कई दिनों से कर रहे हो, मैं भी बहुत काम करता हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि उसमें बड़ा आनंद आने लग जाता है। कुछ भी काम है, करना है, ठीक है। हालांकि आपका बहुत आनंद वाला काम है अलग अलग लोगों से मिलना, अगर मैं सारे कामों में डालूंगा। बट अगर आप एक नॉर्मल काम देखो, बैंक में मैनेजर, बैंक में क्लर्क, सरकारी दफ्तर में काम, उसमें कहाँ से एक्साइटमेंट आ सकती है काम की? बहुत कामों की एक्साइटमेंट नहीं है। इंक्लूडिंग जो फिल्म स्टार भी हैं, वो रोज़ आके एक्साइटेड नहीं आते, थके हारे आते हैं। एक गाने को, एक फाइट के 50 टेक होते हैं। अभी वो हीरा मंडी के अंदर एक वो सीन है फाउंटेन वाला, मनीषा कोइराला जी का, 12 घंटे में संजय लीला बंसाली ने ओके करा, 12 घंटे उसके अंदर, फाउंटेन के अंदर। वो सीन काफ़ी प्रोमिनेंट सीन है, पर सीन होगा 2-4-5 मिनट का, और वो 12 घंटे की उसकी शूटिंग हुई उसकी। तो कैन शी गो बैक एंड से कि बहुत ही मज़ा आया मेरे को, तो है मतलब ठीक है, बाद में शी कैन क्लेम एंड ऑल, बट इट्स अ मंडेन थिंग ना, 12 घंटे। तो कोई भी काम में कभी भी कोई ग्रेट मज़ा नहीं है। तो इस जनरेशन को बताना है कि भी सुनो, सारी चीज़ों में मज़े नहीं हो सकते। मज़े ऐसे हैं कि कुछ काम करना पड़ेगा जो सही काम है, और फिर थोड़े किसी चीज़ में मज़े भी आ जाएंगे। ये एंटाइटलमेंट आज के दिन क्या है ना, क्योंकि होता क्या है ना, माल, देखो 2 तरह के लोग हैं जो मैं हमेशा बताता हूँ, सपना दिखाने वाले और सपने लेने वाले। सपने जो लेते हैं ना, वो दिखाए हुए सपने लेते हैं। जैसे मैं हमेशा कई बार रिपीट करता हूँ ये वाला डायलॉग, जीवन में आप क्या चाहते हैं आप पा सकते हैं, पर जीवन में आप क्या चाहें वो आप चाह नहीं सकते। समझे बात? आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं पढ़ाई करें, पर ये आप आईएएस बनने की चाहत को नहीं चाह सकते कि मैं चाहूँ मैं आई, वो आपको दिलाई जाएगी समाज से। पिताजी का सपना था, या समाज में पड़ोसी था, या कोई रिलेटिव बन गया, वो हम देखते हैं, कंडीशनिंग बोलते हैं इसको। तो सोशल कंडीशनिंग है। तो सोशल कंडीशनिंग को प्रेजेंट जनरेशन ये हो रखी कि पेरेंट्स ने शादी करी, शादी में मज़ा नहीं, क्योंकि माँ रोज़ रोती दिखी, कभी सुखी देखी नहीं,
इतनी लड़कियां हैं, उनने कभी माँ अपनी सुखी देखी ही नहीं, और माँ ने हर सांस के साथ बोला पढ़ लो लिख लो, नहीं तो हमारी तरह रोटी बेलती रह जाओगी, कुछ कर लो, काम कर लो, कुछ कर लो। तो अब क्या, लड़कियां पढ़ ली लिख ली, काम भी करनी, कहती है फिर हम रोटी नहीं बेलेंगे, क्योंकि मम्मी ने तो यही बताया था। अब रोटी बेलना हैज़ बिकम लाइक श्राप। तो बाहर का गंदा रोल खा लेंगे 600-500 रुपये का, घर में 2 रुपये की रोटी नहीं बेली जाएगी, जबकि लड़कों को सिखाना चाहिए कि तुम भी अपना करो। तो वो जो सोशल कंडीशनिंग है हमारी सोसाइटी की, फॉल्ट वहाँ पे है। कन्फ्यूजन कोई नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट इसलिए किया गया कि जो भी एग्जिस्टिंग नॉर्मल कन्वेंशनल चीज़ें थी उनमें बता दिया गया कि कोई आनंद नहीं है, जैसे कि नौकरी में कोई आनंद नहीं है, शादी में कोई आनंद नहीं है, बच्चा पैदा करने में कोई आनंद नहीं है, और ये मंडेन लाइफ जीने में आनंद नहीं। इसीलिए हमारा अभी आज सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो राइज हो रहा है एक विवेक बुद्धि चेतना जगाने वाले हमारे आचार्य जी का, एंड बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अब उनकी बातें तो अच्छी लगेगी, ग्रेट काम करो, देह का सुख, शादी क्यों करनी, ये क्या करना, वो हर चीज़ में बताएंगे कि नौकरी ग्रेट नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जीवन में क्या चीज़ ग्रेट है? कुछ भी तो नहीं। कोई चीज़ आप बता दो, मैं उसमें बता दूंगा। नहीं, बड़ा काम करो कुछ, ठीक है, तो बड़ा काम करने वाले खुश क्यों नहीं रहते फिर? वो इतने डेस्परेट क्यों होते हैं? इस देश में सबसे बड़ा काम कौन कर रहा है? सबसे बड़ा आदमी कौन है? खुद सोच लो। क्या मुस्कुरा रहा है? बस खुद सोच लो, आप जिसको भी बड़ा सोच लो, कौन मुस्कुराता दिख रहा है आपको? मैं मुस्कुरा रहा हूँ अभी, लेकिन वैसे बताओ कौन ऐसा ग्रेट खुश कर रहा है? क्या ग्रेट काम है? और इंडिया में क्या होता है, आपको कोई कहता है मैंने वो ग्रेट काम किया, बाद में पता चलता है वो ग्रेट काम ही नहीं था, पर वो 20 साल बाद पता चलता है, और उस टाइम तो रोटी खा के निकल जाता है। आधी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा है, सरकारी हो चाहे अदरवाइज, अपने जो भी एक्सपीरियंस में, एक आदमी एक काम की रोटी खा जाता है, खूब सारी वाहवाही कर जाता है, और फिर बाद में पता चलता है वो तो बहुत ही गलत काम था, और अवार्ड मिले गया वो उस चीज़ के, वाहवाही ले गया, अब उसका कुछ कर नहीं सकते। और जिस टाइम वो हो रहा था तब भी कई लोगों को शक था कि यार ये तो बकवास हो रही है, लेकिन कोई कॉल आउट ही नहीं कर पाया, उसने सबकी क्लैपिंग करवा ली। तो कब कन्फ्यूजन क्या है? बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए। तो 20 से 30 में जितने काम हो सकते हैं सारे करने की कोशिश करो, और कुछ बनने की कोशिश मत करो। अब तो हर चीज़ में एक चीज़ से ऑप्शन सा बना दिया है कि मैरिज जो है वो भी एक ऑप्शन है। पहले क्या था कि कंपल्शन होता था, अब ये है कि नहीं, करने की जरूरत ही नहीं है। बढ़िया एग्जाम्पल, आप शादीशुदा हैं, अब आप शादीशुदा है ना, मेरे बहुत काम के आदमी नहीं है। मैं वैसे अच्छा, मैं एक और अपना बताता हूँ। मैं ना बड़ा शादी की तरह प्रमोट करता हूँ लोगों को, तो लोग पता क्या कहते हैं, अरे तू तो मैरिटल काउंसलर है, तू तो करेगा ही शादी की तरफ, क्योंकि तू तो, अब जो बाल काटने वाला होगा तो ये बोलेगा ना, कटवा लो जी, नहीं थोड़े बराबर करा लो। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहली बार मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत इस पर ट्रोलिंग होती है, आचार्य जी के भी दोस्त हैं और वो फॉलोअर्स और सब। मेरे को मैक्सिमम कंसल्टेशन आती है बैचलरों की कि जी जमाई नाश हो गया, ये बताओ क्या करें, 38 के हो लिए, कुछ भी ना होता। मैक्सिमम कंसल्टेशन शादीशुदा वालों की भी आती है, जिनके खटपट हो रही होती हैं उनकी भी आती हैं, पर मैक्सिमम आ रही है। उसकी रीज़न क्या है? आपकी शादी होगी ना तो बहुत चीज़ों में आप मेरे हाथ से निकल गए। मोबाइल फ़ोन लेने से पहले आप 10 बार सोचोगे, क्योंकि परिवार है, कुछ भी नहीं खरीद सकते आप। हर चीज़ खरीदने से पहले आप सोचोगे, आप एक कंट्रोल और सिस्टम में आ गए, आप अपने बारे में सोचोगे। लेकिन अगर मैं कुछ हूँ, सोचो मैं इल्यूमिनाती हूँ, जो एक सो कॉल्ड सोसाइटी जिसका कुछ पता नहीं, लेट से हमने अपना फ़ायदा उठाना है, ठीक है, तो आप शादीशुदा नहीं हो तो मैं आपका हर तरह फ़ायदा उठा सकता हूँ। लेट से मैं बॉस हूँ आपका नौकरी पे, मुझे आता है घर जाके क्या करेगा, ऐसे कर, ये वाला कर ले, अच्छा इसका तो हम पार्टी करेंगे, अच्छा तू ये वाली प्रेजेंटेशन भी कर ले। आपको अगर मेरे को, ये जैसे बैठे 5 जने हैं, ठीक है, तो अगर मान लो ये शादीशुदा नहीं है, ठीक है, तो मैं कहूँगा मुंबई जाना है 2 दिन के लिए, तू चले जा भाई, आपके तो भी बच्चे होंगे, तो आप, बैचलर हर जगह मिसयूज्ड होता है, हर जगह। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, बैचलर्स का बड़ा ग्रेट काम होगा कि फैमिली का एब्सेंस एक ग्रेटनेस हो चुकी है, फैमिली का ना दिखना। अब मैं आपको क्या बताऊं, एक नेता है, या एक नेता नहीं, कई सारे नेता हैं इंडिया में। अब मैं बिल्कुल नाम लेके नहीं कुछ आपको वो करूँगा एम्बैरेस, और मैं खुद भी नहीं होऊंगा, टाइम भी ऐसे हैं। एक नेता नहीं, कोई नेता पकड़ लो आप जो बैचलर है, ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, बहुत बैचलर नेता जो प्रॉपर हैं, प्रॉपर नेता हैं, मतलब पावर में हैं, सीट में, ऑपोजिशन के भी नहीं बोल रहा,
मैंने उनको सबकी शादी में जाते देखा, बड़े बड़े लोगों की, लेकिन अपने घर वालों की शादी में नहीं जाएंगे दिखाने के लिए कि हम परिवार से दूर हैं। फिर तुम्हारे पास ऐरे गहरे नत्थु गहरे की शादी जाने में टाइम है, तुम्हारे भाई की छोरी की ब्याह में जाने में टाइम नहीं है, तो क्या? क्योंकि ये फैमिली से दूर करने का, ये किसी चीज़ को ऊपर ले जाने का, मैंने पहले भी बताया था कि भी इस संसार में अगर 1000 महापुरुष हुए हैं तो 980 शादीशुदा थे। और पुरुष ही बोल रहा हूँ, जेंडर मैं थोड़ा सा उस तरह कर रहा हूँ, महिलाएं भी लगा लो या जो भी लगाना है, 1000 में से 980 आप कभी भी कहीं से भी कर लो। अब वो होता क्या, जो अब महापुरुष तो एक्चुअली हुए होंगे 10,000, लेकिन 10,000 के रेशो में जो बैचलर होंगे होंगे 500, उन 500 में से 300 की बात ही करी जाती, तो ऐसा लगता है कि सारा सिस्टम वही है? गांधी जी का भी तो ब्याह हो रखा था, बालक थे, ठीक है, आज़ादी करा दी, सब प्राइम मिनिस्टर देख लो, कुछ नहीं थे कुछ थे। हाउ कैन नॉट हैविंग ए फैमिली बी ए ग्रेट थिंग? मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया। अमेरिका में बन के दिखाओ ना, ब्रिटेन में भी, वो मैं अभी देख रहा था क्राउन मूवी, क्राउन पिक्चर आती है, उसमें एक बैचलर वो था उनका प्राइम मिनिस्टर, नाम ही भूल गया, 70s या 80s में था, गूगल कर लेंगे लोग। उसको इसी बात पे हो गया, यार इसका तो ब्याह ही नहीं हो रखा, इसने क्या समझ दिए कि दर्द समझेगा। सोसाइटी का है, जिस सोसाइटी में फैमिलीज का पतन हो रहा है, जो वेस्ट में हो चुका है, उन्हें वहाँ फैमिली की बहुत कदर है। हमारा अभी तक हुआ नहीं है उतना, तो हम वर्च्यू ढूंढते हैं कि नहीं, हमारा सिंपल सा ये है कि ये ना, इसका बालक नहीं है ना, तो ये करप्शन नहीं करेगा। हम उसके बियॉन्ड नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते कि ये अकेला पावर एंजॉय कर रहा है और मजे ले रहा है, और पावर में बहुत मजे हैं, और पावर में इतना मजा है कि इतना शायद बालक करने में भी मजा नहीं है। ये चीज़ को आके खुल के बोल के बताता नहीं। और इससे क्यों, मेरा एम, मैं पॉलिटिक्स मेरा नहीं है एम, ठीक है, हालांकि छोटा मोटा चैनल में बात कर देता हूँ, मेरा एम है फैमिली के इसको प्रिजर्व करना, क्योंकि यही, इसी ने ही हमारे देश को बचाया है 1000 साल अंक्रांताओं से। 800 साल एक तरह के अटैक करके गए, 200 साल किसी और ने राज किया, तब भी हम बच गए, और कोई नहीं बचा। कहीं हिस्ट्री में चले जाओ, कहीं हिस्ट्री में चले जाओ, कोई नहीं बचा, वो वही हो गए जो वो थे। हम बच गए क्योंकि हमारा फैमिली का स्ट्रक्चर में दिल धड़कता था एक दूसरे के लिए। आज के दिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे अगर हरियाणा में एजिटेशन होता है पेरेंट्स का, या कुछ होता है, 37% है, ये तो रिकॉर्ड पे है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि मैंने अपनी जेब से निकाल दिया, क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते कि मेरा बच्चा ड्रग्स में चला जाए, बर्बाद हो जाए, इसलिए उसका दिल धड़कता है। और वो ये भी नहीं चाहता कि बाहर जाके कहीं मजदूरी करे, वो चाहता है कि हम साथ रहें। ये फैमिली स्ट्रक्चर का आखिरी वो है। जिस दिन ये ब्रेक हो गया, मिडिल क्लास का क्या है, गरीब का क्या है, फिर भी साथ रहना चाहता है। मिडिल क्लास का तो क्या है, बैंगलोर चले जाओ, पुणे चले जाओ, तभी तो कभी रईस नहीं बन पाते। एक लड़का बैंगलोर में, एक पुणे में, माँ बाप रहते हैं लेट से गुड़गांव में या रोहतक में, जींद में, कहीं भी रहते हैं, तो ग्रोथ तो हो ही नहीं पा रही, फैमिली का पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा। वो अपना कहीं कुछ ले ले, कोई अपना कहीं कुछ ले ले, कोई अपना कहीं कुछ ले ले ना। तो बैठ के जब बात करेगा ना परिवार, एज ए 2 भाई 2 बहनें, भाई बहन, उनके स्पाउसेस, इन लॉज और पेरेंट्स, तो एक बड़ी फैमिली हो जाती है 25-30 जनों की। जैसे आपकी मैं फैमिली, अगर आपकी शादी जैसे होगी है, तो आपकी फैमिली में 15-20 जने होंगे, आपके माँ बाप, आपकी वाइफ के माँ बाप, आपके सिबलिंग, उसके स्पाउस, ये, और उनके भी शायद सास ससुर। तो वो इस तरह की फैमिलीज देखो तो 5 करोड़ है इंडिया में। और इनको अगर आप ऑर्गेनाइजेशन समझ के इकट्ठे होकर चलाना चाहो, कोलैब करके, तो लाइफ में ग्रोथ हो सकती है। पर ये इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं है, बातचीत ही नहीं है। तो यूथ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, एक तो ये सारी चीज़ें हैं कि उनको मिसलीड किया जा रहा है। देखो, गलत मत बोलो, मिसलीड नहीं किया जा रहा है। ये मैं ना वर्ड पकड़ लेता हूँ हमेशा। मैं हूँ, मुझे अपना कुछ बेचना है, वो ऐसे जुमा केसरी, ठीक है, समझ रहे हो, वो आके करते हैं ना, वो यूं यूं करके, वो अपना धर्म कर रहे हो, उनको बोलो यार तुम मिसलीड करो, उनकी फूट रही है, मैं कह रहा हूँ यार ये बड़ा सही चीज़ है। मैं इस चीज़ को पकड़ लेता हूँ। मिसलीड के वर्ड को बोलते हैं मूर्ख बनाया जा रहा है। यार मूर्ख नहीं बनाया जाता, इंसान मूर्ख होता है, उसकी मूर्खता का फ़ायदा उठाया जाता है। तो इसका सिर्फ एम ये है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ा लो, ये अपना रोना बंद कर दो। मिडिल क्लास का सबसे ज़्यादा रोना है, हमें मिसलीड किया जा रहा है, हमें धोखा दिया जा रहा है।
अरे तुम मूर्ख हो किसी चीज़ में, तुम्हारे अरमान हैं, तुम्हारे पास लालच है। मिडिल क्लास का दो इमोशंस हैं, फियर और ग्रीड। इन दोनों का कोई भी फ़ायदा उठा रहा है, वो उसका धर्म है उठाना, वो अपना कर रहा है, उसको क्यों ब्लेम कर रहे हो? नहीं, आप अपनी जागो ग्राहक जागो है ना। वो कह रहे वो हमें बेवकूफ़ बना गया, तुम पढ़ाई कर लो। बिल्डर बेवकूफ़ बना गया, स्कूल बेवकूफ़ बना गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेवकूफ़ बना गए, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, सामान बेचने वाले सब। क्योंकि जो भी सामान बेच रहा है कुछ भी, वो 100 रुपये की चीज़ लेके 110 रुपये की चीज़ ही बेचेगा, तभी तो 10 रुपये कमाएगा। तो इसको हम बेवकूफ़ बनाना कह सकते हैं ना कि तूने 100 की क्यों नहीं दी। अब लिमिट क्या है, 100 में 110 में सेटिस्फाई हो जाए, या मैं 150 भी ले लूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे 100 5-6 खराब हो जाए, या मैंने ब्याज पे ले रखा है। तो 100 की चीज़ को 150 पे बेचना तो बेवकूफ़ी कहलाई जाएगी। अरे भैया, बेसिक इकोनॉमिक्स और कैपिटलिज्म जिस दिन मिडिल क्लास समझ लेगी ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, मैं मिडिल क्लास को कई बार, अब मैं अलग नहीं बनना चाहता, नहीं तो लोग बुरा मान जाते, मैं जलील करने के लिए एक चीज़ कहता हूँ कि भाई तुम तनख्वाह कमाते हो ना, तू पूरी काम करता है, सरकारी नौकर है, तुम्हें तो मिसलीड कर दिया जाता है, तुम्हारा वो कर देता। तुम जो बाहर बीड़ी सिगरेट पीते रहते हो, गप्पे मारते रहते हो, तुम जो जनता का काम करना चाहिए कर, ये तो सिर्फ सरकारियों को ब्लेम नहीं कर रहा, प्राइवेट में भी, प्राइवेट में सब तन मन और धन लगा के काम कर रहे हैं। बस ऐसे ही चल रहा है मामला कि किसी दिन लूट लिया काम करके, किसी दिन फंस गए। ये 40 से 70 घंटे की बातें क्यों हो रही है? क्योंकि 40 घंटे भी काम नहीं किया जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ काम है ही नहीं इतना ज़्यादा। इंडिया में कब से इतना काम हो गया? इतनी पॉपुलेशन है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास, सबको 15 घंटे एक्चुअल काम कर लेना, हम तो पता नहीं देश स्वर्ग बन जाए। एक्चुअल काम कर ले, सब ने नौकरी मिल जाए और सब देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और स्वर्ग मिल जाए। पर प्रॉब्लम है काम नहीं करना हमें कहीं पे भी, हमें टाइम वेस्ट करना है। और जो मीटिंगें बुलाते रहते हैं, प्रेजेंटेशंस के इंतजार में बैठते हैं, वो सब डेड टाइम ही है। तो ये तो कल्चरल इशू हो गया। कल्चरल इशू है हमारे कंट्री का। और हम फोकस क्या करते हैं? वर्किंग आवर्स में हम काम पे फोकस नहीं करते। हमारी दो फोकस हैं जो गलत है, फोकसिंग इल्यूजन। एक तो हमें कुछ करना नहीं, कुछ बनना है, सबसे पहली बात तो। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया बड़ा अच्छा है, और आपने पता नहीं मूवी देखी थी। मैं कहता हूँ, जैसे मेरे को कई बार बोलते हैं लोग, दुग्गल साहब आज क्या बना है, क्योंकि मैं तो रोज़ कुछ बन जाता हूँ। आज मैं रियल एस्टेट, कभी स्टॉक मार्केट, कभी इलेक्शन, कभी एस्ट्रोलॉजर, कभी रिलेशनशिप एक्सपर्ट, कभी मैरिज, कभी चाइल्ड, कभी पेरेंटिंग, कभी ज्ञान, कभी मोटिवेशन, कभी अध्यात्म। तो मेरा आज दुग्गल साहब ये बने। मैंने उल्टा बनाया एक वीडियो, मैंने कहा दुग्गल साहब बनना इज़ वेरी गुड यार, बिकॉज इफ़ यू कीप डूइंग वन थिंग यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड एंड बोर्ड। प्लस हो सकता है उसमें ग्रोथ ही ना मिले, मार्केट ही चेंज हो जाए। तो मैं मोमोज ही लगाता रहूँगा तो फिर भाई वड़ा पाव आ गया, तो वड़ा पाव भी आता हो तो बढ़िया नहीं है बात मेरे लिए, है? मेरे को डोसा भी बनाना आता हो, मेरे को गाना भी गाना आता हो, तो अब मैंने तो सारे जब मेरा मोटिवेशन करते हैं तो मैं कहता हूँ भाई, जिसको बात करनी आती है, स्टोरियाँ सुनानी आती है, वो तो रोटी वैसे ही खा लेगा गुरु आदमी, तो कभी भी उसको क्या दिक्कत है, कितना एआई आ जाए। मैं क्लेम ये करता हूँ, मैं जो बातें बोलता हूँ एआई नहीं ढूंढ सकता, ना गूगल करके मिल सकती। मेरे से कोई सवाल जो पूछता है, और जो मेरे चैनल का उद्देश्य जैसे रहता है या पॉडकास्ट में, मैं कि जो सवाल आपको गूगल बता दे मेरे से मत पूछो, क्योंकि जो ट्रेंड्स बने नहीं हैं वो अभी बन रहे हैं। जैसे मैंने एक अभी बताया था लोगों को, एक ट्रेंड आने वाला है 4 साल में, एंड बड़े लड़के बड़े खुश हुए थे उससे, वो मैं कि अभी जो लड़कियों का नखरे रहते हैं और लड़कों को ब्याह हो रखा है, तो मैं कहा ये सेक्सुअल रेशो जो अब सेक्स रेशो है अपना, ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि भ्रूण हत्याएँ इतनी हुई थी 90s में कि वो वाला मैरिज मार्केट में आए तो लड़के ज़्यादा थे, लड़कियां कम थी। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में वो बहुत हुआ था भ्रूण हत्याएँ। तो वो लड़कियां हैं ही नहीं, तो मिलेंगी कहाँ आपको? नहीं मिलेंगी तो जो हैं उनके नखरे तो बढ़ेंगे ना। चॉइस, वो कहेगी मैं इससे करूं इससे करूं। अब वो चॉइस कर रही तो तुम लड़कियों से क्यों नफरत कर रहे हो? उसके पास चॉइस है, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। कल को जब ये रेशो थोड़ा ठीक होगा, 4-5 साल में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। नॉर्मल आदमियों को देखने में 5 साल लगेंगे। मुझे अभी लग रहा है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। जो मैं मार्केट में हूँ, मैं मैरिज मार्केट में हूँ, ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। आज के दिन लड़कियों को भी अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं, दे आर ऑल्सो बिकमिंग डेस्परेट। ठीक है। और कुछ जैसे विवेक बुद्धि चेतना जगा रहे हैं, सख्त लौंडे बोलता हूँ, जिन्हें सैक्रिफाइस कर दिया आदमियों के लिए कि हम गाय भी हो जाएंगे 200-300 ना,
वो उनको होना इसलिए पड़ा क्योंकि भाई वो मिसिंग है ना, हो ही नहीं सकती भाई। या तो आप साउथ इंडिया में चले जाओ, ठीक है, हमारे रणदीप भाई हैं, ठीक है, ठीक है, वहाँ से वहाँ कर लो। उनका मैंने देखा था आपका पॉडकास्ट, उसमें बड़े जोकिंगली और बड़े अच्छे से वो बोल रहे थे, वो बात था मेरे को अच्छी लगी। हरियाणा वालों की ये बात अच्छी है, खुल के बोल देते भाई, ना मिली तो वहाँ कर ली। तो इट बट वो भी एक हमारे लिए वो है कि देखो, एंड मैंने एक वीडियो में था, मैंने कहा रणदीप हुड्डा जी कैन एट दैट एज पुल ऑफ, बिकॉज एक तो उम्र में वो 15 साल कम लगते हैं जितनी है, धन भी है, फिजिकल फिटनेस भी है, मेच्योरिटी भी है, सब कुछ है, तो उनका तुक्का लग जाएगा। अब बताऊं अपनी, मेरे सारे बाल दौड़े हो रखे, मेरी तो उनसे कम उम्र है काफ़ी। वो बोलेगा और तू बकवास, तो भाई मैं तो नहीं पुल ऑफ कर सकता ना इस एज पे, तो मैंने तो अपनी पढ़ी टाइम पे कर ली। कई वो लोग कहेंगे टाइम पे करने के बाद ये हाल हो जाए ठीक है, तो वॉट एवर समबडी वांट्स टू इन्फर, कर लो इन्फर, बट द फैक्ट इज कि भैया करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन पेपर है आपका लाइफ का, कोई ना कोई आके ले लेगा। ये नहीं कि मैं आंसर अपनी तरह लिखता रहूँगा, हर चीज़ का एक टाइम होता है, एंड वो बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता है टू रीच दैट स्टेज इन लाइफ वेर इन दे कैन डू एंड डिलेट। सबको सब वैसी लाइफ जी भी नहीं रहे। तो अब क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप अगले 5 साल में, जिस तरीके? 5 साल में देख रहा हूँ शादियाँ होंगी, एक अभी 3 साल तक तो नहीं होंगी, 3 साल तक कंफ्यूज रहेंगे। पर होता क्या है ना, शादी होती लाइफ में ना, जैसे मैं ज्योतिष के हिसाब से बोलता हूँ, 7th हाउस एक्टिवेट होता है, ज्योतिष में 12 घर होते हैं हमारे कुंडली के अंदर ना। शादी जब तक आपकी नहीं हुई तब तक आपका जैसे ही जिस दिन आपकी शादी हुई, आपके जीवन में 20 रिश्तेदार से 40 हो गए। हो सकता है ससुर जी जुगाड़ू हैं, उनकी भी, वो भी तो दामाद के लिए आशीर्वाद रखेंगे। शादी हुई है अभी अभी, आप बीवी को अच्छे से रखोगे तो आपकी लाइफ में होराइजन बढ़ जाते हैं एकदम। एक काम कुछ नहीं हो, सिर्फ शादी ही हुई है। हो सकता है लड़की का मामा जी आपकी निकाल दे, कहीं अरे तू आ जाना, क्या कुछ भी हो सकता है। मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी मोमेंट यू मैरी। एंड पुराने लोग नहीं करते थे, राजा लोग शादी करते थे, एक नहीं कई करते थे, वो तो इसी चक्कर में कि हमारा वहाँ पे शादी हो जाए, यहाँ हो जाए, हम वहाँ की ऐसे कर लें। तो शादी का 2-3 साल तो नहीं होगा, लेकिन शादी करते ही लोगों की लाइफ ना चेंज तो हो जाती है, जब जिसकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा। मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं, कुछ हो नहीं रहा, वेट कर रही हैं, वेट कर रही हैं, एंड देन 40,000 की नौकरी है, एंड देख रही 2 लाख 2 लाख वाला आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, फिर फाइनली 80,000 वाले से कर ली। तो मैंने कहा ये पहले भी कर सकते थे। अब क्या, वो 40,000 रुपये की नौकरी 80,000 वाला फिर भी उसको वैल्यू करेगा, 2 लाख वाला कहेगा 40,000 वाला छोड़ दे। तो तुम ऐसे इंसान से क्यों शादी करना चाहते हो जो तुम्हें वैल्यू नहीं कर रहा? उससे करो ना जो तुम्हारी वैल्यू करे। फिर तुम कहोगे हम दुखी हैं, हम हाउस वाइफ है, मेरे को पूछना नहीं। ट्रेंड चेंज होगा, पर 3 साल तक तो नहीं दिख रहा। 3 साल तक तो जैसे आचार्य जी हमारे प्रिय, उनके 4.5 करोड़ सब्सक्राइबर हो रखे हैं यूट्यूब पे, नंबर 1 यूट्यूबर हैं, उनके 7 करोड़ तक जाएंगे। उसके बाद से बैकलैश आएगा, वापस आएगा, फिर नहीं बढ़ेंगे, फिर मेरे बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ से कहीं देखो, ये वही वाली बात है ना, एक एक चाट पापड़ी खोल के बैठा है, कुछ एक गोलगप्पे खोल के बैठा है, तो बस वो है कि लाइन अब यहाँ लग रही है, फिर वहाँ लाइन बनेगी। ये एक विधि का विधान ऐसे ऐसे वाला है, क्योंकि लोग अब क्या डिसिल्यूजन वहाँ पे भी है। भाई शादी करके इंसान क्या खुश है, या शादी नहीं करके? खुशी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद शादी और नॉन शादी। ओनली थिंग है, शादी क्या करता है, आपको एक पर्पस और बिजीनेस दे देता है लाइफ में, एक आपको इमोशंस का वो देता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, महिला अगर आपको पार्टनर ऐसा मिल गया दुख वाला, ये वाला, परेशान। देखो शादी में क्या है ना, अगर दुख भी आ रहा है तो उसका एक बैलेंस है। अगर ऐसे आपकी शादी होगी, आप अपनी वाइफ को खुशी दे रहे हो, कभी दुख दे रहे हो, कभी आपकी वाइफ खुशी दे रही है, दुख दे रही है, तो आपका एक बैंक, समझने की कोशिश करें, एक बैंक बैलेंस है जिसमें ऐसा है खुशी का और दुख का, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे ले किसी का, या कि भी वाइफ दुख ज़्यादा दे रही है, कुछ देती है, तो आप ही को दे रही है, उस बैंक बैलेंस में जा रहा है। वो बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है दुख का, उसको भी पता है कि दे रही है, वो कहीं ना कहीं खाता हो रहा है। ये आप मत करो। तो क्या आपका बॉस नहीं दुख डालेगा? दुख तो मिलना ही है कहीं ना कहीं से कोई, पर उसका कोई मीनिंग नहीं क्योंकि बॉस चेंज हो जाएगा। अरे उस बीवी को शायद 5 साल बाद तरस आ जाए कि हाय इसने तो बड़ा सा, उसके चक्षु खुल जाए कि उसकी बहन की शादी हो जाए, और अब जो पति मिले वो पति पता नहीं कैसा मिले, और फिर उसको अपना अच्छा लगने पड़ जाए। क्योंकि मैं लोगों को बताता हूँ, पत्नी अच्छी नहीं होती, पति अच्छा नहीं होता, शादी में सुख और दुख नहीं होता, समय अच्छा और ख़राब होता है। और जब समय अच्छा होता है तो अच्छी सब जगह से मज़े मिलते हैं, और जब समय ख़राब होता है तो हर जगह से
कोड़े पड़ते हैं। ज़्यादातर जो शादीशुदा वाले हैं उन्हें कोड़े का एहसास घर में ही मिलेगा, नहीं तो अपने बॉस से खा लो। अगर मैं आपको बोलूँ 100 कोड़े खाने हैं आपको, सपोज प्रैक्टिकल एग्जांपल से 100 पढ़ने ही पढ़ने हैं, आपकी बीवी मारेगी या बॉस मारेगा, किसकी खाओगे? क्योंकि बीवी शायद हल्के मारे यार, पढ़ने तो हैं, बॉस तो निर्दयी है। और बॉस का साथ प्रॉब्लम क्या है ना, बॉस ने 100 मारे, मतलब 500 कोड़े पढ़ने थे आपकी लाइफ में टोटल, ठीक है। अगर मेरी लाइफ में 500 कोड़े पढ़ने हैं तो मैं खुल के बोल रहा हूँ अभी 500 मेरी बीवी मारे, क्योंकि एक आदमी 20 मारेगा, एक 50 मारेगा, एक 30 मारेगा, एक तो मारेगा तेज, ठीक है, दुख देगा, ऊपर से कहीं काउंट भी नहीं हो रहे ना, 20 ही मारे थी। मेरी वाली अगर मेरे को 500 मारेगी, उसको पता है ना इसको 500 मारे हैं, कहीं काउंट तो हुआ ना वो। देखो गहरी बात बोल रहा हूँ, ये कई लोगों को बहुत अजीब सी लगेगी क्योंकि किताब में लिखा, किताब का पढ़ा नहीं है, ये लाइफ का देखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन ज्ञान है, कहीं से तो ओरिजिनल निकलेगा। इसको कोई और सेक्सी इंग्लिश शब्द में कुछ लिख सकता है, लेकिन एआई पे डालोगे इनको तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। ये जो ज्ञान है इसी को ट्रांसलेट कर लो तो पता नहीं क्या निकलेगा। आप तो खैर ये भी है, जैसे ये तो हमने शादी की बात की, घर की बात की, लेकिन आप तो जनरली बोलते भी हो कि काम पे भी ज़्यादा फोकस मत करो। लेकिन जो एक तो वही है ना, अब ये पूरी फिलोसफी मैं आपको बताता हूँ कि अभी क्या बताया जा रहा है, जो 18-20 साल का 70-80 घंटे 90 घंटे काम करो, ठीक है, शादी मत करो। तो ये जो पूरी फिलोसफी एक कैप्सूल दी जा रही है जो यंग लोगों को, वो एकदम ही अपोजिट है जो आपकी फिलोसफी है। देखो पहले मैं अपनी वाली क्लियर कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मैं वो इंसान हूँ, आप समझें, मैं वो इल्यूमिनाती हूँ जिसने चूसना है और खुद काचे काटने हैं। और मैं ये समझता हूँ ये एक हिडन सोसाइटी है, इसमें फेसलेस है, ये बहुत लोग हैं और हमारे जैसे मुंह पे सच बताएंगे ये कि ऐसे है, पर लोग हमें ही कोड़े मारेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ इतनी पावरफुल है ये इंडोक्ट्रिनेशन, इतना अच्छा है। आप मुझे बताओ, मुझे आपको चूसना है हर तरह से, तो अगर मैं आपको चूस रहा हूं तो आपकी सेहत डाउन हो रही होगी, आपकी शादी हो रखी है, आपकी बीवी आपके अलार्म है, कहीं को क्या हो गया तेरे को, मतलब आंखों के नीचे गड्ढे हो रहे हैं, ये क्या को नौकरी है, इतने इतने घंटे काम है और पैसे तो तू इतने ही ला रहा है, ये यूरेका दे देगी। लेकिन अगर आपकी बीवी नहीं है, आप अकेले रहते हो, तो मैं आपको हायर पर्पस, कम ऑन एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, यहाँ फोटो वहाँ फोटो, यू आर द गो टू गाय, तू ही आगे जाएगा, ले बोनस, ये आपको मैं ऐसी तैसी कर सकता हूँ। मैं जब कहता हूँ कि काम ज़्यादा मत करो तो मैं बोलता हूँ उस हर आदमी को जो काम किसी और के लिए कर रहा है। फॉर ए पर्सन जो 70 घंटे के लिए हल्ला मचा रहा है, मैं ही मचा रहा हूँ कि ये लूट रहे हैं, 40 घंटे के पैसे देते, 70 घंटे काम कराएंगे। फॉर ए पर्सन जो 70 घंटे पे हल्ला मचा रहा है, आई वर्क 100 आवर्स अ वीक। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये वर्क की है। वर्क क्यों है ये? कि नहीं तो गप तो हम वैसे भी मार सकते हैं, रिकॉर्ड होगा, गूगल भी पैसे देगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगी, भारत का जीडीपी ग्रो करेगा, तो हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये किसी को लगेगा काम नहीं है, हो सकता है मुझे भी ना लगे काम नहीं है, तो कर लो ऐसे काम, पर ये काम में ही आ रहे हैं ना, मेरे 100 घंटे में ये काउंट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को काम जोर लगा के करना इस दूसरे के लिए नहीं करना, क्योंकि बर्नआउट हो जाएगा एंड इट्स नॉट वर्थ इट। क्योंकि बिना कम करे भी चल सकते नहीं, फिर तो हम ये तो आप हरामखोरी सिखा रहे हैं, सीना जोरी और नमक हरामी, और ये यही तो सिखाया गया है आपकी ऐसी तैसी करने के लिए। जो आपका सीईओ है, मैं नाम लेके भी बता सकता हूँ, कुछ ये रूम होटल वाली चेन है और कुछ और वो है आईटी वाला है, इनने मून लाइटिंग पे बड़ा वो किया, तुम हमारी तंग, खुद तो ये कोर्सेज बेच रहे हैं, खुद ये अलग अलग बोर्ड पे बैठे हैं, 50 और भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मालिक है, मालिक तो कुछ भी कर सकता है। पर अगर जो मेरा ड्राइवर है, ठीक है, वो किसी और की गाड़ी चलाता मुझे मिल जाए छुट्टी वाले दिन, तो मुझे क्या तकलीफ होनी चाहिए भाई? क्या तकलीफ होनी चाहिए? मैं उसको तनख्वाह पे, जब मुझे वो चाहिए तो वो है। और मान लो ये क्या कहते हैं, नो नो इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ओके मान लिया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरा ड्राइवर है तो किसी दूसरे की गाड़ी नहीं चलाएगा वो, लेकिन वो वड़ा पाव बेच रहा है मान लो आफ्टर वर्किंग आज, तो क्या तकलीफ होनी चाहिए मुझे? लेकिन इनको हर चीज में तकलीफ है भाई। अगर आईटी वाला कोई है, वो किसी और कंपनी के लिए आईटी का काम कर रहा है, तो तुम्हारे लिए ये गड़बड़ होगी कि पता नहीं क्या सीक्रेट भेज दिया उसने तुम्हारे। पर वो अगर 10वीं के बच्चों को ट्यूशन सिखा रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा है, अब तुम्हारा कंपनी में क्या दिक्कत हो रही है उसको? नहीं ऐसे तो कर ही लेते हैं, नहीं क्यों ढंग से क्यों नहीं करने देते उसको काम खुल के? वो एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं कर सकता? वो यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना सकता? मेरे पास यूट्यूब के लिए कंसल्टेशन के लिए कई लोग आते हैं,
पर फिर अल्टीमेटली सर वो हमारे ना कुलीग्स को पता चल जाएगा तो फिर वो तो बोलेंगे, शिकायत कर देंगे, ये तो अरे तू यूट्यूबर, अब मैं और आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भाई एक टाइम एनर्जी लेता है। आप आके अपने दफ्तर से, आप यूट्यूबर हो तो आपको क्या तकलीफ है किसी को। लेकिन ये हिंदुस्तान में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये कल्चरल इशू है। कल्चरल इशू नहीं है ये, इसको हम कल्चर की तरफ नहीं मानेंगे। हर चीज में देखो कल्चर को बोलने लग जाएंगे तो फिर लोग कल्चर ही ऐसा लगे। इसमें फ्यूडलिज्म है ना, इसमें पावर स्ट्रक्चर इसमें धूर्तपना है, धूर्तपना कहाँ से आ रहा है? वो देखो, वो बस इसलिए है कि आई जस्ट वांट टू ओन यू, क्योंकि मैं तेरी आत्मा इतनी ये सारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे इसमें कि जिसको भी थोड़ा कंट्रोल मिल जाता है वो अपने नीचे वाले को दबाना चाहता है। नहीं, सिर्फ इतना नहीं है, इसको इतना सिंपल नहीं कर लेंगे क्योंकि वो तो फिर सिर्फ सैडिस्ट प्लेजर हो गया। नहीं, हम ये सोचेंगे कि मैं ये सोचता हूँ आप मेरे एम्प्लॉई हैं, मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसको जो भी दूँ तनख्वाह 40-50, मैं तनख्वाह उतनी ही देता हूँ जितने में आप भागो नहीं। ये एक मेन चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा एम ये रहेगा कि आपसे ऐसे काम कराना जो आप दूसरे को भी सिखा दो और आपकी वो ना हो मेरे को कि भी आप चले गए तो मेरा काम ना रुके, क्योंकि आपके जाने से मेरा काम रुकेगा तो आपके पास लीवरेज है। तभी ये टीम, कम ऑन टीम, एक्सप्लेन दिस टू हिम, तू इसको सिखा, तू उसको सिखा, ताकि कोई सा टायर कभी लगा तो मुझे तो वो टायर बनना है जो चेंज ही नहीं हो सकता। मतलब मेरे बिना अगर ऑर्गेनाइजेशन गिर जाए तो मेरे में कोई मतलब है, फिर मेरी न्यूसेंस एक नंबर की है। ऐसे होते हैं कई लोग, वो कुछ नहीं बताते किसी को, कुछ नहीं करते, वो जिस दिन नहीं आते उस दिन काम नहीं चलता। ऐसा भी वो कई देखो, मैं क्या हूँ, मैं पहले कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बड़ा सर्किट में था, तो मैंने थोड़े दिनों बाद रियलाइज़ किया यार इन लोगों को मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, कंपनी से पैसे लेके, एचआर से पैसे लेके। कम ऑन, एंड ऐसे है यूट्यूब पे देखो दुनिया। मैंने थोड़ा 1-2 महीने करा, पर मैंने कहा ये तो धूर्तपना है। मैं बेसिकली, ये मजदूर हैं, ये लालाजी हैं, और मैं आके धूर्तपना कर रहा हूँ। जैसे पुरानी पिक्चरों में नहीं होता था, कम ऑन लेट्स डू, वील अचीव इट, ये वो क्या बकवास है। सारा पैसा तो शेयर होल्डर के पास जाएगा या मालिक के पास जाएगा, खून तुम्हारा चूसेगा। पहले कोड़े मार के करते थे खेत में, अब ये काम एसी के अंदर हो रहे हैं, बस फर्क ये है, ठीक है। और फिजिकल कोड़ा नहीं है, बस अंग्रेजी है एक दूसरे की ऐसी तैसी करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं एम्प्लॉय का बंदा, एम्प्लॉय की तरफ से बैटिंग करूंगा, और वहां पे तभी मैं अपने आप को नंबर 1 बोलता हूँ, कोई नंबर 2 है ही नहीं। यहाँ तो इस साइड तो बहुत हैं, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ा, एम्प्लॉय को मैं बोलता हूँ मोटिवेशन मत बढ़ा, पैसे दे तू, पैसे, मोटिवेशन मैं बढ़ा लूँगा अपना जहाँ बढ़ाना है। कम ऑन लेट्स गेट टुगेदर, लेट्स गो टू गोवा, बैंकॉक। इतना बेवकूफ़ाना पना है। गोवा ले जाएंगे 2 दिन, होटल में डालेंगे, वहाँ 18 घंटे कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, खून चूस लेंगे, उनको बेचारों को ना पीने का ना खाने का कुछ भी नहीं होगा, और फिर फटफट और फ्लाइटें पकड़ेंगे सबसे घटिया वाली, 5 बजे वाली जो सबसे सस्ती मिलेगी, ठीक है। शरीर से क्या वो बंदा, वो कहता है, कई जो शाणे हैं, जो मेरे बता रहा हूँ आपके थ्रू, जो मेरे से कोचिंग लेते हैं, कॉर्पोरेट कोचिंग भी मैं देता हूँ, ठीक है। हमारी टीम है जो यही, अब सरल ज्ञान है पर ये सिखाती है, भाई ऐसी कॉन्फ्रेंसेज अवॉइड कर लिया, बोले पेट में दर्द होगा जी, नहीं आई डोंट वांट टू गो टू गो, नो आई डोंट वांट टू गो टू गोवा और बैंकॉक और एनीवेयर। क्या है, जो नए लड़के आते हैं ना, जीवन में देखा नहीं, उनको तो लगता है पता नहीं, खा सैर कराएंगे क्या मजा होगा, होना यही है। तो जो मैं आपको, जैसे आपने सवाल पूछा कि चूसा ज़्यादा जा रहा है, वो कह रहा है कि यार तेरे पास एनर्जी बची कैसे, इसका मतलब ओए एचआर, ओए बॉस, सेल्स, तूने इसका खून पूरा नहीं चूसा, ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। दिक्कत ये है कि हमें आखिरी कतरा लेना है, ताकि सिर्फ आत्मा तुम्हारी हमारे पास आ जाए, शरीर जाए सिर्फ नहाने धोने, ताकि बदबू ना आए, बाल वूल अपने ठीक करने, और खा पी के यहाँ आ जाए बस शरीर। आत्मा तो हमारे पास है, फिर हम आत्मा को डाल देंगे शरीर में, काम कराएंगे, फिर आत्मा हमारे पास, फिर बोल शरीर ही जाएगा। अब ये शरीर ऐसे चल रहे हैं गाड़ियों में, रिलेशनशिप्स में, इतना दर्द है मैं आपको बताऊं। बीवी चेंज करने को आदमी तैयार है, नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा, मतलब कलेश हो रहा है, बीवी कलेश कर रही है। कलेश इसीलिए हो रहा है क्योंकि घर में टाइम नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ हो नहीं पा रहा। शी इज ऑल्सो या तो वर्किंग है, या बच्चा छोटा है, या वो कह रही है भाई और भी प्रोग्राम है, वो नौकरी में लगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा बीमारी, तभी मैंने बोला नौकरी में अच्छा करने की बीमारी तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि नौकरी में बुरा करने में भी ऐसी तैसी हो रही है, तो अच्छा करने में तो तुम्हें भाई, फिर तो तुम्हें वो बनना पड़ेगा, फ़कीर ही बनना पड़ेगा, परिवार नहीं रखना। आज के दिन ऐसा बना दिया गया माहौल पिछले कुछ सालों में, अनफॉर्चुनेटली, एंड वो टॉप डाउन अप्रोच है। तभी मैं पहली बार खुल के बोलता हूँ, लोग इसको पॉलिटिकल बोल देते हैं, मैं ये कह रहा हूँ बैचलर हुड की आरती नहीं उतारनी चाहिए कहीं भी, नहीं शादीशुदा की भी नहीं उतारनी चाहिए, पर
बैचलर की नहीं उतारनी, कि शादी नहीं करी कोई ग्रेट काम नहीं है, शादी करी तो भी कोई ग्रेट काम नहीं है। पर ये नहीं हो सकता कि शादी करी तो ग्रेट काम नहीं है पर नहीं करी तो ग्रेट नहीं, ये नहीं होने देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होने देंगे। तुम भी नीचे ही आओ। तो जो भी बैचलर है उसको भी चूसा ही जाता है। तो बैचलर नहीं रहना है, क्योंकि शादी में आप चले जाना हरियाणा में, आपका ब्याह ना हो रखा हो ना और 35 साल के हो, तो बता देना कौन क्या क्या एक्सपीरियंस होता है वो अपना, और क्या वर्ड यूज़ करते हैं। वो फैमिली चैनल है आपका, मेरा मैं यूज़ ही नहीं करना चाहता। आर से स्टार्ट होता है, र से, ठीक है। बाकी जो हमारे वाले वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये ये दिक्कत है। अच्छा, कोविड के बाद जैसे हम बात कर रहे थे कि जो आपने कहा उदासीनता जो है वो अभी भी लोगों में है, तो इसका कारण क्या है? मतलब फंडामेंटल रीज़न क्या है इसका, और अभी भी क्यों कंटिन्यू हो रही है? क्योंकि वो 2 साल की तो हमें समझ में आती है कि इतना सारा दुख था, आसपास इतना दर्द देखा, लेकिन अब तो वो डिस्टेंस आ गया, तो अभी भी क्यों है वो? क्या उसके भी ट्रेड्स अभी तक चल रहे हैं क्या? देखो, इसके जवाब का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका पॉडकास्ट तो रहेगा, ये वाली जो पोर्शन है ना इसका आप अलग क्लिप चलाना और मेरे को भी देना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हाई पॉइंट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत रेलेवेंट है, और इस चीज़ को हमें मैक्सिमम लोगों को पहुंचाना है। इस पार्ट को तो अभी तक जो हमने कहा वो भी बहुत रेलेवेंट है, पर ये हमारा बहुत दुखता काम है। हमने हमारे गए हुए को रो भी नहीं पाए, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन हुई थी कि हमने कभी देखी नहीं। पहली बार क्या चीज़ चेंज हुई है मैं आपको बताता हूँ इससे, एंड ये ऑडियंस को भी प्लीज़ अपना शेयर करना है इस, स्पेशली क्योंकि थोड़ा इमोशनल चीज़ भी रहती है। वो ये चीज़ है कि पहले एक सिस्टम होता था जी, 80 साल का आदमी पहले जाएगा, विधि का विधान, फिर 60 साल वाला का नंबर आएगा जब वो जाएगा, तो नहीं, बुजुर्ग पहले जाएगा, फिर जवान जाएंगे, फिर उसके बाद और एज है। अनफॉर्चुनेटली हो जाता है बहुत रेयर केसेस में कि एक्सीडेंट हो गया, बट एक नॉर्मल लाइफ में आप शरीर का बीमारी से जाने का जो सिस्टम था वो ऐसा ही देखा जाता था। इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 30s में लोग चले गए, 40s में चले गए, 70 साल के को कुछ हुआ, उसके 10 बीमारियां लग रही थी, वो बच गया, और 40 वाला चला। कोई पैटर्न नहीं समझ हुआ कहीं, अगर किसी ने बताया नहीं। फिर ये जो दवाइयां ली हैं इनके भी इफेक्ट हुए हैं। अब कोई बोले इसको पॉलिटिकल करे अनपॉलिटिकल करे, बट ये हुआ है। अब इसकी रिसर्च है, नहीं रिसर्च है, एक ऑब्जर्वेशनल चीज़ भी है कि जितने अभी पिछले 2-3-4 सालों में आपने हार्ट अटैक्स देखे हैं 30s और 40s वालों के, ये बढ़े हैं। सेलिब्रिटीज़ के न्यूज़ में आ जाते हैं, पर हमने भी देखा है सिद्धार्थ शुक्ला, ये वो जो भी बहुत हैं अपने आसपास भी बहुत एग्जाम, और अपने आसपास भी लोगों के बहुत एग्जाम्पल हैं। तो इससे ना ये आया है दर्द, जो जीवन में हम जिएंगे कब यार? क्योंकि अब तो ऐसा है कि पहले तो देखो 30s 40s वाले को, 20s वाले को स्टोरी सुना सकते हैं, अभी मेहनत कर, बुढ़ापे में मजा आएगा, ये आएगा, उस टाइम मजा आएगा, ऐसे मजा। अब तो कोई स्टोरियां भी सुनाने को नहीं है जी, अब तो कभी भी बुलावा आ सकता है। तो ये जो है कि मैं जीऊंगा कब, ये लोगों के सबकॉन्शियस में आ गया। ये इस वीडियो के माध्यम से नहीं लोगों को जा रहा, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये ट्रेंड ही बता रहा हूँ, एंड सब लोग एग्री करेंगे। आपके कमेंट सेक्शन में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोग डालें इस बात को, ठीक है, कि भैया आर यू फीलिंग दिस, कि यार मैं जीऊंगा कब? बॉस को तो मंडे को प्रेजेंटेशन चाहिए, उसको इधर चाहिए, उसको ये चाहिए, मजा कब आएगा, एंजॉयमेंट कब होगा? तो एक माहौल जो है ना एक्सीलरेटर पे बैठा हुआ, ये ऊपर से चल रहा है। हर बार मैं बोलूं तो मुझे भी एहसास है, बिकॉज इलेक्शंस का टाइम है, क्योंकि आजकल क्या है ना, जो कुछ भी बोला जाए उसको पॉलिटिक्स से लिंक कर लिया जाता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। बट मैं तो यहाँ थोड़ा खुल के भी बोल सकता हूँ कि यार वो है तो सही, जैसा माहौल है, जैसा स्कूल का प्रिंसिपल होगा ना वैसे ही टीचर से होंगे, वैसा ही कॉलेज होगा, वो माहौल होता है ना। हम कहते हैं भाई ये कॉलेज ऐसा है, ये कॉलेज, तो देश भी अगर एक कॉलेज है तो भाई वहां भी माहौल ऐसा ही होगा। क्योंकि जब आप 70 घंटे काम करने वाला जो बोलता है उसकी बीवी को पार्लियामेंट में चाहते हैं, तो मैसेज ये जाता है कि ये अच्छी बात है, 70 घंटे करना चाहिए काम। जो सुन रहा है 15 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए किसी और का, अपना काम करो 100 घंटे, अपना काम करो 150 घंटे, जितना कर सकते हो। लेकिन सब लोग अपना तो नहीं कर सकते। अरे सब लोग अपना नहीं कर सकते तो अपनी ऐसी तैसी तो करानी कम कर लो। जीना तो भाई, मान लो आपकी तनख्वाह 70,000 से ऊपर नहीं जा सकती या जा रही, और आप अपना कुछ, पहली बात तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि कर नहीं सकते, ये मैं सिखाता हूँ, खूब करा जा सकता है। हम के रॉकेट भेज रहे हैं चांद पे, अरे कर ही रहे हैं ना कुछ, हैं? आप बता दो।
ठीक है, वहां बताओ है, कर ही रहे ना कुछ। सारे तो नहीं कर सकते। अरे मैं नहीं कह रहा सारे ये नहीं कर सकते, पर सारे कुछ ना कुछ। हर आदमी हाँ। कुछ तो कर सकता है ना, करना चाहे तो। और फिर वही वाली बात है, हमने सबका ठेका ले रखा है। हम तो जो हमारा सब्सक्राइबर है उसने बताओगे, जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा है उसने बताओगे, हमने सबका ठेका ले रखा है। पॉलिटिशियन ने लोअर क्लास का ले रखा है, हमने अपने मिडिल क्लास सब्सक्राइबर का ले रखा है। बस सबको क्यों ये प्रॉब्लम ना, मिडिल क्लास की बड़ी प्रॉब्लम है। कोई ज्ञान बांटो, पर देन अगर सभी ऐसे सोचने लग जाए तो सभी तो भाई कभी ऐसे सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनको सोचवाने के लिए 1.5 करोड़ और बैठे, और बेवकूफ बनाने के लिए और बैठे। तुम्हें बता रहा हूं, तू सोच ले नहीं, पर अगर सबने ऐसे सोच लिया तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबने भी सब एक जैसा। एक चीज बताओ, मिडिल क्लास के परिवार को पूछो थारे घर में कितने लोग हैं, 15, थारे 15 लोग एक जैसा सोच रहे हैं, सेम साथ खाओ पियो फोन पे बात करें। आज के दिन पहले हुआ करता पान्ने की वोट, गांव की वोट, अगर आपको याद हो, भाई सब ये करेंगे। मैं तो भी सबकी नहीं बता रहा, मैं तो अपने परिवार की बता रहा हूँ। हमारे तो सारे हमारे घर के वोट नहीं डाल रहे। अब ये डेमोक्रेसी कह लो, इंडिविजुअल का फ्रीडम ऑफ चॉइस कह लो, नहीं तो यूं हो जाए कि मैं कह रहा हूं पति पत्नी नहीं डाल रहे एक जगह वोट, एक ने कहता ना भाई ये तो फंक्शन बढ़िया करा तो डाल दे वोट। फंक्शन फिर किसी ने फंक्शन के नाम पे डालना है, किसी ने 8,500 के नाम पे डालना है, किसी ने धर्म, डालने दो जिसको डालना है। तो हम क्यों इस तरह, मतलब कभी भी कोई एक चीज़ तो हो ही नहीं सकती ना। पर फैक्ट ये है कि भाई अपने जीवन में अपनी ऐसी तैसी मत करो, जीवन बहुत लंबा है, छोटा नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। और सारी खुशी जो आप भी कहते हो कि एक अगर काम में ठीक है, एक बैलेंस है, काम में रखो थोड़ी खुशी, अपनी फैमिली से लो, थोड़ा अपना लेजर टाइम रखो, तो वो पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो कवर करना जरूरी है। ये नहीं कि अगर मतलब शादी भी हो रखी है और भी काम है तो एक वहीं पे सारा जोर लगा दिया, नहीं तो फिर वो सारी बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक और ज्ञान बता देता हूँ ये इसी बात का। आपकी खुशी ना ऐसे सोचो, मेरे हिसाब से फिक्स्ड है, मान लो 100 का बैलेंस है, ठीक है। तो कई लोग क्या है, जबरदस्ती की खुशी लेने में निकाल देते। उनका टाइम चल रहा था, काम करके धंधा बिजीनेस हो रही थी, उनने ना 45 साल तक खुशी खत्म कर ली अपनी। ईब आ गया बुढ़ापा और चलना है 90 ईयर्स, ईब कुछ काम भी नहीं है और खुशी भी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? सब कुछ ही निकाल लिया पहले ही, ईब दुख है सिर्फ। और वही चीज दुख है, दुख भी हमारे पास लिमिटेड है। समझ रहे हो बात? दुख भी सबका मिला हुआ है। जब पैदा हो गया आपको जी 12 किलो दुख मिल गया, और जी आपको खुशी मिल गई 8 केजी। अब खुशी खाने में स्वाद आओगा और दुख में ऐसे लगेगा, ठीक है। तो अब आगे आपका 20s है वो, तो आप भागे दुख से। शरीर आपका ले सकता था, आपके पास टाइम पास के लिए काम भी था, आपका सब कुछ ठीक था, पर आप दुख नहीं। रेमेडी दे दो, बचा दो, भाग जाओ। कोई दुख क्या है, शादी आ रहा है दुख आ रहा है, कलेश आ रहा है, ठीक है, भाग ही तो रहा है ना आदमी। शादी नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि दुख मिल जाएगा। माँ और बहू वाइफ लड़ेगी तो दुख मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ से भी भाग रहा है। तो क्या किया, खुशी का कोटा, बंजी जंपिंग, यहाँ रिवर राफ्टिंग, यहाँ उल्टे सीधे दारू दूरू, लड़का लड़की, लिविंग इन, ये सारे आपने, वो 8 केजी तो खाते रहे आप, और 12 का खाता आपने बोनी करी नहीं, यूं करते रहे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ABCD ऑफ लाइफ। पहले अवॉइड, फिर भी अवॉइड नहीं कर सकते, आगी तो बाईपास नहीं करे तो उसको पूरी सिस्टम को ही कंफ्यूज कर दिया, या फिर डाइवर्जन कर दिया। अरे भैया ई पे आना ही पड़ेगा जीवन में, एग्जीक्यूट पहुंचना ही पड़ेगा वहां पे। तो दुख आ रहा है ना, आने तो कट रहा है। खुशी ढूंढो मत, वो मिलेगी, क्योंकि वो लिखी 8 केजी। पर अभी काम चल रहा है खुशी के बिना भी। लेकिन फिर जब जैसे ही बुढ़ापा हिट होगा, अब खुशी दुख का बैलेंस 0, खा लिया सारा आपने, ये वो 8 केजी मिलनी ही मिलनी है आपको। अब वो आपका 60 से 90 बढ़िया काट देगी। ये बहुत गहरा ज्ञान दे रहा हूँ मैं, ये बस ये नहीं बोल रहा कि उपनिषद सो श्लोक नंबर सो और ज्ञानी और करके ऐसे हीरो नहीं बन रहा मैं कि ये पर्ची लेके आ जाऊँ, आपको बोलो अभी एडिट करना, मैं देख के बोलूँगा, या कोई टेलीप्रॉम्प्टर लिया हो, ऐसा हीरो नहीं बन रहा मैं। बस क्योंकि मेरा एम वो नहीं है। मेरा एम सरल भाषा में ये ज्ञान देना है कि भैया अब वो 12-8 का भी रेशो रहता है। घना कोई बहुत बड़ी आ गया, मुकेश अंबानी, तो भाई उसको दुख 18 केजी हो जाएगा और खुशी 14 केजी हो जाएगी। अब उसकी 14 खुशी दिखा है,
बाकी चीज नहीं दिखता। वो रेशो में बंधा हुआ है सिस्टम। ये भी भगवान ने भी जो भी सृष्टि बनी है, लॉजिक बना है, इसका एक रेशो है। यूं कोई नहीं पैदा हुआ कि जी दुख 20 kg और खुशी 1 kg, ऐसा नहीं होता। ओनली वो खुशी पहले खा जाते हैं, फिर उनको सिर्फ दुख ही मिलता है तो कहते देख हम कितने दुखी। कोई ये नहीं बताने को तैयार। जो आज के 70 साल के बुड्ढे हैं ना, बुड्ढे ही बोलते हैं, हरियाणा में तो प्यार से ही बोलते हैं, कई लोगों को सेंसिबिलिटीज खराब हो जाती है, हम तो बड़े प्यार से ही बोलते हैं, ठीक है। ओल्ड पीपल कह लो, ज़्यादा सीनियर सिटीजन, लवलिंगली ओल्ड, ऐसे करके शुगर कोट कर लो, ठीक है, बुजुर्ग कह लो, ठीक है। तो वो इतने दुखी होते हैं, उनने जाके को बोले तू काचे काट रहा था, गरम रोटी खाई था ना तीनों टाइम, ईब भी मिल रही है गरम यूं फुल्ली फुल्ली, पर ये मेरे तक बात ना करता, तेरे यही प्रॉब्लम है। बाकी तो कितना कितना कुछ मजे करे। आज के दिन जो पुरुष 70 साल के, इनने जितनी मजे करे हैं ना, ये वो हैं जिनके आज वाले ब्याह भी नहीं करना चाहते, इनकी हरकता की वजह से जो इनने वो करा। और उनकी जो बीवियां हैं, जो आज की सो कॉल्ड सास हैं या माएँ हैं, जो भी हैं, उनने सारी चाटुकारिता करी इनकी, इनके परिवार की। तो आप तो ये भी कहते हो कि जैसे जो परिवारों में है उसमें सास विलन नहीं है, ये 60-70 साल वाले ससुर, क्योंकि ये इसने अपनी वाइफ की ऐसी तैसी करी, इसने अपने भी मजे पूरे लूटे, इसने अपनी माँ को भी पूरे मजे लुटवाए बहू की इसी तीसी करके, और ये ईब भी मजे करना चाहा। ये ईब भी ये नहीं कहता लेट्स कॉल इट ऑफ, बड़ा अत्याचार हुआ, अब ये नई लड़की आई है, लेट्स मेक अ न्यू रूल्स, ओके बीवी तू भी रिलैक्स करेगी, मेड आएगी, आई विल इंश्योर एंड ऑल। नहीं नहीं, हम तो भाई मेड के हाथ का नहीं खाते, हम तो ये धूर्त हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, ये वो जो महिला है ना, महिलाएं अनकॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लोग उल्टा कहते हैं, लोग कहते हैं नहीं औरतें तो बड़ी, अरे महिला तो बहुत ही, मैं आज एक बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, इसको भी वायरल कर देना शॉर्ट में, ये जो बात अभी बोलने वाला हूँ, और सारे आदमियों के लिए। औरत को, महिला को, वुमेन को, बीवी को, जो भी आपकी लाइफ में है, उसको जो भी आप दोगे वो 10x करके वापस कर देगी। बी वेरी केयरफुल वॉट यू आर गिविंग टू हर। सुख दोगे, इज्जत दोगे, 10 गुना मिलेगी, दुख दोगे, दर्द दोगे, 10 गुना मिलेगा। ओनली थिंग इज टाइम चेंज हो जाता है। आप दे रहे हो, आपको मिल नहीं रहा, तो आपको लग रहा है ठीक, वो आएगा, वो टाइम आएगा। तो ये जो कलेश हो रखा है ना घरों में, ये यही हो रखा है औरतों का, जो वो खोया हुआ टाइम लाना चाहती हैं। और ये जो धृतराष्ट्र की तरह हो चुके हैं ना सारे 70 साल वाले, क्या हो रहा है घर में, क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा है, सब पता है क्या हो रहा है, जान बदमाश, सारे के सारे जान बदमाश। और ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे वीडियोस, ये वाला आपका वीडियो भी फैमिली ग्रुपों पे जाएगा और यंगस्टर डालेगा, और उसका ये धृतराष्ट्र बोलेगा आई विल ब्लॉक यू। भाई ये भी हो रहा है, ये बता रहा हूँ, ये ब्लॉक करेंगे, क्योंकि इनका तो पखंड निकल जाएगा। ये बहुत हिट भी हो सकता है आपका ये वाला शॉर्ट, या ये वाली बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सारे घरों की ये स्टोरी है। और ये स्टोरी क्यों है, क्योंकि सारे, अब तेरे को कैसे पता है, मैं तो नंबर 1 कंसल्टेंट हूँ, रोज का काम है ये, एग्जैक्टली ये हो रहा है। इसे ही कहता हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि वो लेडी तो प्रताड़ित थी, वो सबसे बड़ी विलन कैसे हुई भाई, जिसने अपना शरीर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। महिलाओं को आप देख लो, एक पर्टिकुलर एज से ऊपर आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों का ऐसी तैसी हो रखी है सबकी, वो स्ट्रेस की वजह से, काम की वजह से, बिटरनेस की वजह से हो रखी है। किसी घर में आप चेक कर लो, किसी माता को पकड़ लो आप, 60 ये वाली तो बहुत कॉमन है, और बाकियां भी हैं। आदमियों के तो 8 ऊट अटैक हुए हैं खा पी के अपने वो करके, वो बाकी धूर्तपना है, हाँ मेरे चुपड़ी दे दे, इधर इतनी चुपड़ी खागा तो इसी तीसी होगी, ठीक है। पर महिलाओं के आप देखना, उनके ये प्रॉब्लम है। तो मैं महिला को कभी दोषी नहीं करता, महिला बड़ी सिंपल है, उसको इज्जत दो, 10 गुना देगी। तभी जो पॉलिटिशियंस हैं जितने, दे नो दिस। देखो आपको जीवन में कुछ सीखना है ना, हमारे जैसों से तो चलो सीख लो, हम निचोड़ के दे रहे हैं, आप पॉलिटिशियन को फॉलो कर लो। नारी सशक्तिकरण, नारी, क्योंकि नारी को एक बार आपने फीलिंग दे दी ना, वो वोट आप ही को डालेगी। आदमी तो वो एक छोटे, उसके लिए भी रात ने वोट चेंज कर सका है, ठीक है, उसकी कोई वो नहीं है। महिला ने एक बार आपने सिलेंडर दे दिया और उसका आपको, वो आपको वोट डालेगी। दैट्स वाई सबका फोकस देख लो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, या मैं किसी को ये नहीं कह रहा इसका, कोई पॉलिटिशियन का फोकस है महिला पे, तू पैसे ले ले, तू फ्री गाड़ी ले ले, महिलाओं के लिए दे दो, महिलाओं, क्योंकि महिला को देने से मिलना श्योर है। देखो ये निकाला किसने, ये जो पॉलिटिकल ब्रिलियंस है, ये भी निकाला एक बैचलर ने, शादीशुदा ने नहीं समझा ये वैल्यू। देखो
देखो, हमारे जैसे कंसल्टेंट भी तो हैं फिर। आप मुंह से किसी के निकला है तो ये थोड़ा ना है कि ओरिजिनल ज्ञान वो हो गया। ओरिजिनल ज्ञान तो हमारे जैसे गुरुजी भी तो हम तो ओपनली कंसल्टेंट है, मैं तो ये काम करता ही हूँ। तो ऐसा वो हुआ किसी से और समझा किसने, समझेगा तो एक ज्ञानी आदमी जो पहले से आ रहा है। अब आपने इतना बता दिया कि भाई विलन जो है, असली विलन है वो सास नहीं है, ससुर है। ये तो मतलब किसी को कोई देखेगा, कोई ससुर होगा, कोई और होगा। नहीं, उसको पता है ना अगर गलत हो रहा है और उसके लिए अगेंस्ट आप जवान उठाते नहीं तो आप विलन ही हो। तो सर फाइनली ये बताइए कि मिडिल क्लास के लिए उनको आपने शौक तो काफ़ी दे दिए कि सोच में जो है उनको थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा, लेकिन आपका क्या एडवाइस रहेगा जो यंग लोग हैं आजकल? चलो पुराने तो आप कहते हैं कि जो 50-60 साल के ऊपर के हो गए उनकी जो सोच है वो नहीं बदलेगी, लेकिन कम से कम वो जो मेंटेलिटी है जिससे परेशान रहे हैं वो खुद लोग जो आज 30 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो वो कैसे क्या सीख उनके लिए आप देना चाहेंगे? सी आई विल जस्ट टेल 2-3 थिंग्स विच दे शुड नॉट डू। बिकॉज क्या होता है, जो अच्छा डॉक्टर होता है ना, वो सिर्फ ये बोलता है खट्टा मत खाना, ये मत खाना। वो कहता है फिर बाकी बाकी कुछ भी कर ले। तो मैं भी एक अच्छे डॉक्टर की तरह, गुरुजी की तरह, मैं बोलूँगा भाई ये 2-4 चीज़ें मत करो, बाकी जो समझ में आए कर लो। सबसे पहली चीज़, जीवन में कुछ बनने की मत सोचो कि मुझे ये बनना है। जीवन में ये सोचो मुझे पैसा कमाना है। ये जो बनना है ना, इसमें ट्रैप ये है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर, मुझे आईएएस, मुझे फलाना धमकाना, 50 चीज़ें। फिर रियलाइजेशन आता है कि यार ये तो पैसा नहीं है, या वो जो मैंने सोचा था वो नहीं है। तो अगर फोकस हमारे जीवन में पैसे पे होगा और मैं किसी माध्यम से कमा सकूं, और कभी भी मैं उस ट्रैप में ना हूं कि मैं बस यही बन के रह गया, तभी मैंने वो मजाक में कहा था दुग्गल साहब बनना इज बेटर। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप कुछ भी तो कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, कुछ भी कैसा भी कर सकते हो। तो पैसा कमाना इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज कभी भी कुछ बनने में ट्रैप ये है कि आप बस वही बन के रह गए। जैसे मुझे कई बार कई लोग मेरे को पूछते हैं, जैसे डॉक्टर बन गए, जैसे मेरे को मैंने ये एडवाइस दी थी तो किसी ने मेरे कमेंट सेक्शन में लिखा, अच्छा मैं डॉक्टर बन गया, मैं बन गया लेट से आई स्पेशलिस्ट, ठीक है, आई का बन गया, तो क्या मैं फिर अब हार्ट सर्जन बनूं? मैंने ये नहीं बोला था उसको। तो डॉक्टर बन गया ना, तो बस छोड़ डॉक्टर, वो तो डॉक्टरी होगी, बट अपनी डॉक्टरी के अलावा कुछ और भी तो कर सकता है। आई का इलाज ही थोड़ा ना करेगा, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, और कैसे लोगों को जागरूकता फैलानी है, और किस तरह उसमें एसोसिएटेड काम हो सकते हैं। जैसे अगर कोई लेडी गायनोलॉजिस्ट है या कोई मेल कोई भी गायनोलॉजिस्ट है, तो क्या फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जानकारी नहीं बता सकता? वो ज़रूरी है उसको बीमार महिलाओं का इलाज करना? कैन ही नॉट डाइवर्सिफाई इनटू कोई महिला कमी बीमार पड़े? अब तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन गया, तो अपने जो वहाँ के सीक्रेट्स हैं वो बताओ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप सब कुछ ही कर सकते, और बहुत कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो कुछ बनने के चक्कर में ना मत करो। दूसरी चीज़, 20s में मत सोचो किसी चीज़ में मज़ा आएगा। एंटाइटलमेंट, यू आर नॉट एंटाइटल्ड कि आपको अपने मन का काम करना पड़ेगा। मन का काम करने का एज ए मैं कट ऑफ फिगर बताता हूँ, अर्लीस्ट इफ़ यू हैव डन वेरी नाइस इन योर लाइफ रीजनेबली वेल, तो 42 साल के बाद आप हो सकता है अपनी मन का करने शुरू कर दो। नहीं तो मन का करने की एंटाइटलमेंट नहीं है। जैसे मैं भी हूँ, मेरे मन में सबसे ज़्यादा मन करता है मेरे को एक पर्टिकुलर तरह का काम करने का। वो पर्टिकुलर तरह का काम करने का जो मेरा मन करता है बहुत ज़्यादा, उसमें सबसे कम पैसा है ही नहीं। लेकिन वो मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं बाकी जगह से पैसा कमाता हूँ। तो ये कहना, अब जिसमें मेरा अब मन का काम करूँ तो फिर खाऊंगा क्या? ठीक है, लेकिन मन का काम ना करूं तो फिर खुश कैसे रहूंगा? और अगर मेरा बिजनेस ही खुशी का है, मैं क्लेम ये है कि मैं तो खुश कर देता हूं लोगों को, तो वो मैं मन का काम करता हूं, उससे मैं खुश रहता हूं, और वो खुश रहता हूं तो फिर मेरे को वो एनर्जी और आती है जिससे मैं बाकी काम कर सकता हूं। जिसका ये सटल डिफरेंस समझ लिया आप लोगों ने, जिसने भी, आपके ऑडियंस ने या जिसने, तो उसको लाइफ में ये फर्क पड़ेगा कि यार दोनों चीज़ ज़रूरी नहीं है सेम हो। कि जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ है ही नहीं, सिर्फ मज़ा ही है। और मज़ा ज़्यादातर उन चीज़ों में आता है जहाँ पैसा ना मिलता ना खर्च होता। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जीवन की जो असली चीज़ें हैं ना, जैसे मैं बहुत अब ज्योतिष टेक्निकल ना बनाते हुए एक सरल तरह से बनाता हूँ कि मज़ा जो है वो वीनस है, शुक्र है।
और शुक्र भी दो तरह के, एक तो है जिसको आप छू सकते हो, गाड़ी मज़ा है पर छू सकते हो आप, ठीक है, अच्छे कपड़े छू सकते हो, उनको देख सकते हो, ठीक है, लेकिन एक अच्छा गाना वो भी वीनस और मज़ा है, उसको छू नहीं सकते। अच्छी खुशबू, अच्छे खाने से खुशबू निकलती है, खाने की खुशबू की बात करो, तो जो चीज़ें जिनको आप छू ना सको और वो आपको मज़ा दें और वो फ्रीली अवेलेबल हो, जैसे कि एक झरने का पानी गिर रहा है और उससे एक आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को छुआ नहीं जा सकता लेकिन वो सूदिंग है। तो अगर आपका हिंट ही दे रहा हूँ क्योंकि सारा तो फ्री में मैं भी नहीं देता, ठीक है तो अगर इस तरह की जो चीज़ें पे अगर हम कंसंट्रेट करें कि जिन चीज़ को छू ना सको, जैसे कि ये पॉडकास्ट है, इसको भी छू नहीं पाएंगे, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, छू नहीं पा रहे, तो ये पॉडकास्ट और ये बातें कही हुई भी सुकून दे सकती हैं लोगों को। एंड को बहुत खर्चे पे नहीं है, थोड़ा डेटा ही लग रहा है, मतलब उतना तो वैसे भी कंज्यूम कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो अगर हमारे को ये क्लैरिटी होगी कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को मज़ा आए, काम मैं इसलिए कर रहा हूँ और ज़ोर से इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिनमें मेरे को मज़ा आए उनमें मैं ज़्यादा कर सकूँ। तो अगर मैं यहाँ ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, फिनेंशियली फ्री होऊंगा, तो मैं ये वाला काम ज़्यादा कर पाऊँगा, बस यही है। एंड ये जितना जल्दी पता, ये सबको ज्ञान मिलता है जो मैं बता रहा हूँ, सब पर 45-46 में मिलता है, तो उनको लगता है कि यार वो एवे ही घूम रहे थे 20 से 45 से, पहले ही पता चल जाता, तो हम पहले ही डिस्टिंग्विश कर लेते कि मुझे सुख किस में मिल रहा है और मेरे को करना क्या पड़ेगा। अब लोग क्या कर रहे हैं, जो गलत सिखाया जा रहा है इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कि जो तुम करो उसी में सुख आना चाहिए, तो लोग जब अब काम करने जाते हैं उन्हें सुख तो आता नहीं और सुख चाहिए सबको। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे भाई। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम शुरू में तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, फिर यू विल डिस्कवर एट 26, 27, 28 कि आपका सुख किस चीज़ में है। किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी का भी। और जिसका मैं कह रहा हूँ, जिसका सुख जिस चीज़ में है वो उस चीज़ को भी मोनेटाइज तो कर सकता है अगर इंटेलिजेंट है। खाना बनाने से लेके, मोटरसाइकिल चलाने से लेके, माउंटेन हाइक करने से लेके, कुछ भी करने से। आज तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि कभी नहीं हुई। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इतने अच्छे से बात की। आपके साथ और भी कॉन्वर्सेशन हम करेंगे फ्यूचर में, आप इतने चीज़ों के एक्सपर्ट्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं आपसे कैसे लोग जुड़ सकते हैं आपके चैनल्स के थ्रू, और क्या क्या नाम है, कैसे उनसे। चैनल तो मेरे 5 हैं। सैंगो लाइफ सूत्राज एक यूट्यूब चैनल है, उस पर 4 लाख प्लस 4,20,000 सब्सक्राइबर्स हैं। उस पर मैं बेसिकली रिश्तों की बात करता हूँ, सास बहू का बोल सकते हैं आप, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो जाए, एक मेरी केस स्टडीज़ पड़ी हुई हैं, परिवार में टेम्पलेट दे रखे कि एक इस तरह जिया जाता है, इस तरह एडजस्ट कर सकते हो आप, तो उसमें ज़्यादातर ये होता है। फिर सैंगो लाइफ सूत्रास, सैंगो लाइफ सूत्राज है। दूसरा चैनल है मेरा क्लैरिटी फॉर यूथ, उस पर शायद 2,20,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। उसमें यूथ को इंगेज कर रहा हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ नौकरी की गाइडेंस, बेसिकली नौकरी, स्टॉक मार्केट का भी उसमें कुछ कुछ रहता है, फाइनेंस का कुछ रहता है, इन्वेस्टमेंट का कुछ कुछ रहता है, और जनरली यूथ को गाइडेंस रहता है, नौकरियों के हिसाब से वो रहता है, ठीक है। तीसरा है मेरा सैंगो रियल एस्टेट करके चैनल है, उसमें रियल एस्टेट के एजुकेशन देता हूँ मैं, प्रोजेक्ट्स पर से कवर नहीं करता ओपनली मैं, लेकिन लोगों को जनरली गाइड करता हूँ कि भी ये ट्रेंड चल रहे हैं, देख लो, खरीद लो, समझ लो, प्लॉट लेना है, फ्लैट लेना है, सस्ता महंगा, डेंसिटी क्या होती है, ये क्या होता है, कैसे, जो भी मतलब उसके बारे में ज्ञान देता हूँ। चौथा है मेरा है सैंगो सरल ज्योतिष, उसमें ज्योतिष की बातें होती है, बट देन वो बहुत ज्योतिष के चैनल हैं यूट्यूब पे, उसमें मैं बहुत टेक्निकलिटी में सिखाता नहीं, मैं वहाँ सरलता से सिखाता हूँ। वो ज्योतिष की प्राइमरी स्कूल है वो, मतलब कि आप आए, क ख ग ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, मतलब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि क्या है, ज्योतिष में क्या है, दो तरह के लोग हैं, एक तो जो जानते हैं, दूसरे जो कहते हैं ये बकवास है। मैं उस चैनल के माध्यम से क्यूरियोसिटी जगाना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत प्रिय है वो चैनल, क्योंकि मेरा बहुत कुछ पुराने अपने ज्ञान से आता है, जो भी मेरे सारे चैनल्स हैं। कई बार मुझे लगता है कि यार बात तो मैं वहाँ से कर रहा हूँ, पर सैंगो लाइफ सूत्रा पे तो 5-10 लाख 15 लाख व्यूज़ आ गए, और वही बात को जब मैं ज्योतिष का टैग लगा के करता हूँ तो लोग कहते नहीं नहीं ये तो साइंटिफिक नहीं है। तो जैसे उसमें मैंने ज्योतिष में डिस्क्लेमर ये दे रखा है कि भैया साइंस के चक्कर में तो कहानियाँ हैं, मज़ा आए तो सुन लो, जीवन ही कहानी है, मज़ा ले लो या रो लो,
ठीक है। तो वो उसके माध्यम से फिर आखिरी मेरा चैनल है, वो भी छोटा चैनल है, वो गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम है। वो थोड़ा पॉलिटिकल हो चुका है आजकल, और मुझे इलेक्शंस के बाद उस पर कुछ और भी करना है, पर एज ऑफ नाउ तो उस पर बिकॉज पॉलिटिक्स का मैं क्या, चैनल का माध्यम ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी विशेष से मेरे को पसंद है या वो है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट टुडे इन एनी जोन, बिकॉज लोग आते ही देखते तू इस वाले का इस वाले का, बिकॉज ऐसे ही सब बने हुए हैं। उसमें मैं द वे इंडिया शुड थिंक अबाउट पॉलिटिक्स वो चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। रोज़ मेरे 100-150 सब्सक्राइबर ऐड हो जाते हैं उसमें, और कुछ भाग भी जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वो उनको लगता है कि तूने इसके खिलाफ बोला ना तो तू हमारा दोस्त है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसके खिलाफ बोलूँ तो मैं इसका दोस्त नहीं हो जाता। मैं इसके खिलाफ कल बोलूँगा, परसों मैं इसकी तारीफ करूंगा, तरसों इसको बुरा बोलूंगा, तो ह्यूमन माइंड वो ले नहीं पाता। ले ही नहीं पा रहा है आजकल। तो जो सोशल मीडिया की वजह से ना ये हो गया, कैंप बन गए हैं, या तो तू इधर है या इधर है, अगर बीच में तो दोनों से मार पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ हम हरियाणा वाले हैं, हम गुलाब जामुन भी खाया करें, हम काजू कतली भी, अंजीर बर्फी भी, हलवा भी, सीत भी, राबड़ी सब खाएंगे, ठीक है। तो हम क्यों भाई, हम तो सारे तो मेरे को कई लोग जो मेरे उस पर लॉयल सब्सक्राइबर जुड़े कहते हैं यार तू काचे काट रहा है, मजे ले रहा है। तो वो मेरा एक मजे लेने वाला चैनल है, मतलब जिस चैनल पे मुझे सिर्फ रिलीफ मिलता है। तो मैं मेरे लिए और वो कई बार क्या होता है, जो आपके छोटे चैनल हैं वो प्रिय हो जाते हैं आपसे, क्योंकि वो बड़े वालों पे तो वो बड़े हो गए ना, तो फिर आपको थोड़ा सा ये हो जाता है कि अरे बड़ा चैनल है तो इस पे मैं कुछ ऐसे करूं, और बड़ा आपका प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाने का रहता है। उन पे बड़ा मजा आता है मेरे को। तो आजकल तो इलेक्शंस में तो आनंद आ रहा है, तभी मैं अपने आप को कहता हूँ दुग्गल जी। तो दुग्गल जी क्या बने हैं, तो 5 तो चैनल है, ठीक है। तो ये है, तो ये चैनल से अगर लोग जुड़ना चाहते हैं, उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉयमेंट ले सकते हैं। प्लेलिस्ट पे बहुत अच्छा कंटेंट है। जी बिल्कुल, इसीलिए हमने बुलाया भी आपको। आपसे इतना कुछ सीखने को मिला, और मैं आपको कई साल से फॉलो कर रहा हूँ, फाइनली आज हम मिले। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद अगेन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव, और इतना समय दिया आपने। नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन हम करेंगे रियल एस्टेट पे जब टाइम मिलेगा। अरे पहले ये वाले पॉडकास्ट को अपना हिट कराना है, लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना हिट कराए, क्योंकि चीज़ें शेयर करें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू।